क्या मसला है आपका? नफ्सियाती डॉक्टर। मैं फ्रेशर फ्लू का शिकार हूँ, नया स्टूडेंट। ओह, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं। पुरसुकून रहें, वक्त इस फ्लू को नॉर्मल कर देगा। वक्त ने इस फ्लू को नॉर्मल कर दिया था और कमोबेश सब नए आने वालों में से उसके असरात ज़ाइल हो चुके थे। वेलकम वीक के बाद उन्हें गाहे बगाहे ये इस्तिलाह अपने सीनियर्स और प्रोफेसर से सुनने को मिली, कभी तंज़न और ज़्यादातर मजाकन। यूनिवर्सिटी में नए आने वाले स्टूडेंट्स को मैनचेस्टर यूनी और शहर का जो बुखार चढ़ता है उसे फ्रेशर फ्लू कहा जाता है। इस फ्लू के हामिल फ्रेशर्स बहुत बोलते हैं, एकदम से सब जान लेना चाहते हैं, रात रात भर जागते हैं, बहुत खाते हैं, बिला वजह ही यूनी और शहर में घूमते फिरते रहते हैं। मैनचेस्टर नाइट लाइफ से ऐसे लुत्फ अंदोज होते हैं जैसे पढ़ने नहीं सियाहत करने घर से निकले हैं। शुरू में जब वो मैनचेस्टर यूनी का एक चक्कर लगाया करती और बिला वजह ही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में घूमती फिरती तो दाइम वगैरह का ग्रुप इसे बहुत संजीदगी से कहा करता, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ठीक हो जाओगी, यूनी भागी नहीं जा रही, 2 साल हैं तुम्हारे पास, आराम से एक एक प्रोफेसर, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, गार्डन, लाइब्रेरी, म्यूजियम घूम फिर कर देख लेना। अपने इस फ्लू को थोड़ा कम करने की कोशिश करो। इतनी संजीदगी से की गई इस नसीहत के बावजूद वो हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर ही यूनी म्यूजियम जाती। फारिग वक्त मिलता तो दूसरे डिपार्टमेंट्स और बाग देखती रहती। लेकिन अब चूंकि इस फ्लू के असरात ज़ाइल हो चुके थे, अब तो अपने डिपार्टमेंट तक ही चली जाती थी तो बड़ी बात लगती थी। जब जब उसे असाइनमेंट मिलती उसकी जान पर बन जाती। उसे लगता उससे असाइनमेंट नहीं होगी और उसे यूनी से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक निकाला तो नहीं गया था, लेकिन वो इस निकालने के बारे में सोचती ज़रूर रहती थी। ऐसे वक्त में पढ़ाई का एक अश्ता बन जाती जो हड़प कर जाने के लिए तैयार नजर आती। पहला सेमेस्टर अपने इख्तिताम के करीब था। हर एक के हाथ में किताब और वनीला कोक नजर आती। लाइब्रेरी की तरफ आमदोरफ्त ऐसे थी जैसे वहाँ बने बनाए असाइनमेंट मिल रहे हैं। एक दूसरे की शक्ल देखते ही पहला सवाल किया जाता, असाइनमेंट मुकम्मल हो गई? ज़्यादा लड़के ना में सर हिलाते नजर आते। दूसरा सवाल, कितने फीसद हो गई? अमराहा की कुल मिलाकर 6 असाइनमेंट्स थीं। 4 पर वो काम मुकम्मल कर चुकी थी, 5वीं पर काम मुकम्मल होने में नहीं आ रहा था। जो जॉन मिल्टन की लॉस्ट पैराडाइज के किरदार माइकल, राफेल और शैतान के तज्ज़िये पर मुश्तमिल था। जॉन मिल्टन के किरदारों को पढ़ लेना किसी मार्के से कम नहीं था। कहाँ इनके तजर्बे लिखना, जैसे अच्छी तरह इस एपिक पोएम की ही समझ नहीं आई थी, वो अच्छी तरह इस पर काम कैसे कर सकती थी। यानी अच्छी तरह काम करने के लिए उसे मामूल से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। असाइनमेंट मुकम्मल करने और जमा करवाने के इस दौरानिए में यूनी के हर स्टूडेंट को देखकर ऐसा लगता कि उस बेचारे का कुछ खो गया है और वो पूरी जान लगाकर उसे तलाश कर रहा है, या एक वजनी पत्थर इनके सरों पर लटक रहा किसी भी वक्त गिर सकता है। इन दिनों अगर कोई फजूल गप्पे हाँकता कहीं नजर आ जाता तो उस पर जी भर कर रश्क आता, क्योंकि वो काबिल लायक फाइक स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स मुकम्मल कर चुका होता। उसे देखकर ये अहद किया जाता कि अगले सेमेस्टर तक हम भी खुद को इतने ही लायक फाइक बना लेंगे कि दूसरे हमें देखकर रश्क किया करेंगे, और ये अहद फिर अगले सेमेस्टर भी किए जाते। अमरा को हर हाल में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी थी। उसे इंग्लिश लिटरेचर और लिसानियात में मास्टर्स करना मुश्किल लग रहा था, बल्कि बहुत मुश्किल। लेकिन वो अपने बाकी क्लास फेलोज को देखती तो सोचती कि ये भी तो तनदही से पढ़ रहे हैं ना, तो उसे भी पढ़ना चाहिए था। कैसे भी करके 75% तो उसे हर हाल में पहले सेमेस्टर में लेने ही थे। यूनी में उसकी पहली क्लास थी। सर रॉबर्ट ने क्लास में आकर अपना तारुफ करवाया और उन सबके सामने हाथ से बने कार्ड रख दिए। कार्ड पर्पल रंग के थे, जिस पर पीले रंग से UOM फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास लिखा था, और कोने में सर रॉबर्ट के दस्तखत थे। इस पर आप सब अपना नाम, अपना तारुफ लिखें और ये भी लिखें कि आप 100% में से कितने फीसद को चैलेंज करते हैं। इसी चैलेंज पर अपना मोटो भी लिखें और कार्ड्स मुझे वापस कर दें। सबने कार्ड्स लिखे और फिर बारी बारी सर रॉबर्ट ने कार्ड्स पढ़ने शुरू किए। जिसका कार्ड पढ़ते वो खड़ा हो जाता और हाथ हिलाकर सबको हाय कहता। ये अरबी किसने लिखी है? अमरा ने गर्दन घुमाकर एक नज़र क्लास पर डाली।
वहाँ से तो कोई स्टूडेंट अरब से नज़र नहीं आ रहा था। वो खड़ी हो गई। ये उर्दू होगी सर। अमराह ने कार्ड की तरफ इशारा किया। सर रॉबर्ट ने कार्ड का रुख उसकी तरफ किया कि वो पहचान ले। जी, ये मेरा ही कार्ड है, लेकिन मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। सर रॉबर्ट ने मुस्कुराकर नरमी से कहा। आपने ही तो कहा है सर, ये हमारा पहला तारुफ है और मेरी मादरी ज़बान मेरा पहला तारुफ है, उर्दू। मुझे उर्दू का इस्तेमाल ही करना चाहिए था ना सर। सर रॉबर्ट मुतासिर नज़र आने लगे। ये कार्ड यहाँ आकर पढ़कर सुना दें। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं फ्रेंच और इटालियन जानता हूँ, उर्दू नहीं। वो सर रॉबर्ट से थोड़ा सा फासला रखकर खड़ी हो गई। वो अपने कौमी लिबास शलवार कमीज में मलबूस थी। 2 और पाकिस्तानी लड़कियों के कार्ड सर रॉबर्ट पढ़ चुके थे और उन्होंने इंग्लिश में ही कार्ड्स लिखे थे। दादा ने उससे वादा लिया था कि अपनी नई क्लासेस में वो अपना तारुफ पहले उर्दू में करवाएगी, फिर तर्जमा करके उन्हें इंग्लिश में अपने कहे का मतलब बताएगी। दादा ने उसे बार बार यही कहा था कि जिंदगी में सब करना, लेकिन अपनी ज़बान को दूसरे नंबर पर लाने की गुस्ताखी न करना। वो कार्ड पढ़ने लगी। मैं अमराह हूँ, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, जिसके तारीखी शहर लाहौर की मैं रिहायशी हूँ। मुझे मैनचेस्टर यूनी के पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी ने स्कॉलरशिप देकर यहाँ तालीम हासिल करने का मौका दिया है। मैनचेस्टर यूनी मेरी पहली गैर मुल्की दर्सगाह है। मैंने यहाँ आकर पढ़ने के बारे में कभी नहीं सोचा था। मेरी पहली क्लास वेलकम वीक थी, जहाँ मुझे ये सिखाया गया कि मुझे अपने काम खुद करने हैं। पढ़कर वो मुस्कुराने लगी। वेल, आपने खुद को कितने फीसद का चैलेंज दिया है? 75% का सर। जितने भी कार्ड्स मैंने अब तक पढ़े हैं, उन्होंने खुद को 100% का दिया है। आपने खुद को 75 का क्यों दिया है? ये सब बहुत ज़हीन होंगे, मुझे ज़हीन होने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसने बड़ी मासूमियत से कहा और सारी क्लास दिल खोलकर उसकी मासूमियत पर हंसी। आप ज़हीन होने में वक्त क्यों ले रही हैं? सर रॉबर्ट ने अपनी हंसी को छुपाते उससे पूछा। मेरी बेवकूफ़ी जाने में वक्त ले रही है सर। इस बार क्लास के कह के फलक शगाफ थे। मुझे लगता है आप मुझे बहुत तंग करने वाली हैं। मुझे हर सेशन में ही कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है। कैसा सर? जिसकी बेवकूफ़ी जाने में वक्त लेती है। हंसी के फवारों का एक और बम फूटा। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई। आपने अपना मोटो नहीं बताया। वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। उसका एतमाद बढ़ता ही जा रहा था। पाकिस्तान के बानी कहते हैं, काम काम काम। मेरा भी यही मोटो है सर। नजर ना लगे क्या अंदाज था अमरहा का। आप किसी और का मोटो अपना रही हैं। आपको अपनी सोच को उजागर करना चाहिए। यही आपको यहाँ सिखाया जाएगा। सर, मैंने खुद से ज्यादा अक्लमंद शख्स का मोटो अपना लिया है। इस पर अमल करके मैं वो सब सीख जाऊंगी जो मुझे यहाँ सिखाया जाएगा। आपका पहला तारुफ मुझे अच्छा लगा अमरहा। सर रॉबर्ट के इस जुमले को सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ी मुहिम सर कर ली हो। ठीक है, उसे डरने की घबराने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी सोच को काबू में कर सकती थी। सर रॉबर्ट ने उसकी तारीफ की। उसे बहुत अच्छा लगा कि उसे सराहा गया है, टोका नहीं गया। अगर कभी वो रवानी में उर्दू बोल जाती तो सर रॉबर्ट बहुत माजरत ख्वाहाना अर्ज करते, अमरहा, क्या आप अपनी बात को इंग्लिश में दोहरा देंगी? अमरहा सर रॉबर्ट की इस खूबी की बहुत कदर करती थी कि अगर वो अपनी ज़बान की इज्जत करते हैं तो उसकी ज़बान की भी करते हैं। दुनिया में वो कौमें बेमिसाल तरक्की हासिल करती हैं जो अपनी कौमी ज़बान का दामन हाथ से छूटने नहीं देती। फिर वो अर्श हो या फर्श, हर जगह उनके नाम के झंडे गड़े होते हैं। सर रॉबर्ट ने वो सब कार्ड संभाल कर अपने पास महफूज कर लिए थे। उनका कहना था कि वो अपने हर नए स्टूडेंट को ऐसे कार्ड की शक्ल में अपने पास संभाल कर रख लेते हैं और जब वो बूढ़े होकर रिटायर्ड हो जाएंगे तो वो इन कार्ड्स को निकाल निकाल कर अपने हर स्टूडेंट्स को दिया करेंगे। इतनी सी बात सुनकर अमरहा की आंखें नम सी हो गईं। उसने बैठे बैठे सर रॉबर्ट को, जो बमुश्किल 35 साल के लगते थे, बूढ़ा होते और यूनी से रिटायर्ड होते देख लिया और अपनी डिग्री को हाथ में लिए खुद को यूनी से रुखसत होते भी। उफ, कितने जज्बाती लोग हैं ना हम। हाँ, लेकिन कुछ भी है, बहुत अच्छे लोग हैं हम। सर्द और ठोस नहीं हैं, नर्म और पुरजोश हैं। पहली क्लास के पहले वादे को अमरहा को हर सूरत पूरा करना था। वो खुद को 75% का चैलेंज दे चुकी थी। उसे हर हाल में इस चैलेंज में कामयाब होना था। पढ़ाई और फिर जॉब। उसे लगता था वो एक रोबोट बन चुकी है। हर वक्त उसके दिमाग में मार्को और जॉनसन घूमते रहते। किताबों के बड़े बड़े पैराग्राफ उसके ख्वाबों में आते और वो उठकर बैठ जाती। लैपटॉप पर अपनी असाइनमेंट चेक करती।
کیا اس نے خواب میں آئے پیراگراف کو اسائنمنٹ میں شامل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے نا؟ اگر نہیں کیا تو کیا کرے کیا نہ؟ وہ اپنے بیڈ پر کام کرتے کرتے سو جاتی۔ آنکھ کھلتی تو کچن میں جا کر کافی بناتی تاکہ نیند نہ آئے، اور پھر سے آ کر کام کرنے لگتی۔ جس رات اس نے سارا کام بمشکل مکمل کیا، اس سے اگلا دن اسائنمنٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا۔ ویرا اپنی اسائنمنٹ پہلے ہی جمع کروا چکی تھی، اس لیے آج بڑی سو رہی تھی۔ اسے دیر سے یونی جانا تھا۔ نیند سے بوجھل اپنی آنکھوں کو مسلتے وہ بس سے یونی کے لیے نکلی۔ بس میں بیٹھی اونگنے لگی اور ایک اسٹاپ آگے چلی گئی۔ وہاں اتر کے پیچھے بھاگتے وہ یونی آئی۔ بھاگتے ہوئے یونی پار کی اور فائل جمع کروانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ ہر ایک کو جلدی تھی کہ اس کی اسائنمنٹ جمع ہو جائے۔ ایک دم سے وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کی فائل کہاں تھی جو وہ گھر سے لے کر نکلی تھی؟ وہ اتنی افراتفری میں تھی کہ اس نے اپنے بال بھی ٹھیک سے برش نہیں کیے تھے، لیکن اسے یاد تھا کہ وہ موٹی فائل کو گھر سے لے کر نکلی تھی۔ پوری یونی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ کئی راتوں سے نہیں سوئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے بن چکے تھے، سر میں ہلکا ہلکا درد رہنے لگا تھا، اور آنکھوں کی پتلیاں کسی ایک چیز کو ذرا سی دیر دیکھتے رہنے کے بعد تھکنے لگتی تھی۔ اس کا دماغ معاوف سا ہو گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے اس نے دور دور تک نظریں دوڑائیں۔ فائل کہیں نہیں تھی۔ آنکھوں کو مسلتے سر کو تھامتے وہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ فائل کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی۔ سادنا کو فون کیا۔ اس نے اس کا کمرہ، پورا گھر دیکھ لیا، لیکن فائل نہیں ملی، حتیٰ کہ وہ گھر سے بس سٹاپ کے راستے تک بھی دیکھ آئی۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اسے لگنے لگا کہ اس کی تعلیم پر اس کی اپنی نحوست کا سایہ پڑا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے دکیا نوسی سی ہو گئی۔ آنکھوں کے آگے اس نے ہاتھ رکھ لیا کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ بہت دنوں بعد اس کا دھاڑے مارنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اگر وہ ساتھ ساتھ جاب نہ کر رہی ہوتی تو اب تک اسائنمنٹ مکمل کر کے دے چکی ہوتی۔ زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ اسے ٹھیک سے کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ اسے ایسی زندگی کی عادت نہیں تھی، اس لیے بھی وہ توازن نہیں رکھ پا رہی تھی، اور دوسرے اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ کام کو اگلے دن پر ٹالتی رہتی تھی۔ وہ چند گھنٹے اسائنمنٹ پر کام کرتی اور یہ سوچ کر کہ ڈیڈ لائن کے ختم ہونے میں ابھی دن ہے، اگلے دن پر کام چھوڑ دیتی۔ یہ کرتے کرتے وہ ڈیڈ لائن کے آخری گھنٹوں تک آ گئی۔ وہ اپنی سستی کو لے کر رونے لگی کہ اگر وہ بھی باقی سب کی طرح دن رات ایک کر کے کسی بھی طرح کم سے کم 2 دن پہلے اپنی اسائنمنٹ جمع کروا دیتی تو اس افراتفری میں یہ سب نہ ہوتا۔ اٹھ کر اس نے اس راستے کو بھی دیکھ لیا تھا جس پر سے چل کر وہ آئی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے وہ آلیان کی ڈپارٹمنٹ گئی۔ کیا ہوا امرہ؟ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ حیران سا ہو گیا۔ میری اسائنمنٹ نہیں مل رہی، شاید میں بس میں بھول آئی ہوں۔ تو تم رو رہی ہو؟ اس کے پھر سے آنسو نکل آئے۔ میں فیل ہو جاؤں گی نا، میں فیل ہونا نہیں چاہتی آلیان۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کس نے کہا تم فیل ہو جاؤ گی؟ وہ آنسو کے ریلے کو اپنی آنکھوں کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ یونیورسٹی کے پہلے دن ویلکم ویک پر دائم نے اس کو کن الفاظ میں ویلکم کیا تھا۔ دائم کا لیکچر سن کر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مثالی کامیابی حاصل کرے گی، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے مثالی محنت نہیں کی تھی، اس نے کاہلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بری عادتیں اب تک اس کے ساتھ تھیں۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے روتی کیوں ہو؟ یہ چھوٹی بات ہے؟ اس نے روتی روتی گلابی آنکھوں کو رگڑا۔ یونیورسٹی میں کہیں بھول گئی ہوگی اپنی فائل۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز رند رہی تھی، اس لیے وہ کم سے کم بولنا چاہتی تھی۔ آلیان اسے ڈپارٹمنٹ سے باہر لے آیا اور سبزے پر لا کر بیٹھ گیا۔ تمہاری فائل مل جائے گی امرہ، پر مجھے تمہارے رونے پر دکھ ہو رہا ہے۔ تم اتنی کم ہمت ہو؟ ہاں، میں بہت کم ہمت ہوں۔ میرے تم لوگوں جیسے مضبوط اعصاب نہیں ہیں، اور تمہیں فخر بھی ہے کہ تم ایسی ہو۔ میں یونیورسٹی آفس جا رہا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو وہ فائل ملی ہوگی تو اس نے آفس میں جمع کروا دی ہوگی۔ کوئی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ایسی نیکی کیوں کرے گا بھلا؟ کیونکہ وہ فائل اس کے کسی کام کی نہیں ہوگی اور اس کی تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوگی، کہہ کر آلیان چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ فائل بس میں رہ گئی ہے، اور بھلا ٹرانسپورٹ میں رہ جانے والی چیزیں بھی کبھی کسی کو ملی ہیں؟ اس نے دھواں دھار آواز کیے بغیر دل لگا کر رونا شروع کر دیا۔ آلیان واپس آ چکا تھا اور اس کے سر پر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ٹرانسپورٹ آفس جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے وہاں سے ضرور تمہاری فائل مل جائے گی۔
अमरहा ने आलियान को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, पागल हो ना तुम? अगर तुम बस में ही भूली हो जरूर मिल जाएगी, मेरा यकीन करो। वो क्यों मेरी फाइल संभाल कर रखेंगे? ये यूनिवर्सिटी बस है अमरहा, और ये शहर मैनचेस्टर जैसी यूनिवर्सिटी रखता है। अक्सर स्टूडेंट्स तुम्हारी तरह अपनी बहुत सी चीज़ें सबवेज, ट्रैम और बसों में भूल जाते हैं। कैफे, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा में भी इनकी चीज़ें उन तक पहुंच जाती हैं अक्सर। मैं नहीं मानती कि ऐसा होता होगा। हाँ, ऐसा तब नहीं होता जब हम इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। गुम हो जाने वाली चीज़ें हमेशा गुम ही रहती हैं जब तक उन्हें ढूंढने की कोशिश न की जाए। बुरा मत मानना, ये तुम्हारी कंट्री नहीं है जहाँ तुम कुछ बस में भूल जाओ तो वो तुम्हें वापस ना मिले। तुम इतने तनफ्फुर से मेरे मुल्क का जिक्र नहीं करना चाहिए। अमरहा ने फाइल के गुम हो जाने का गुस्सा उस पर उतारा। मैंने तनफ्फुर से जिक्र नहीं किया, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुझे नहीं जाननी कोई हकीकत। जो लोग तल्ख हकीकतें जानने की कोशिश नहीं करते वो इन्हें बदलने की अहलियत भी नहीं रखते। ठीक है, सारी अहलियत तुम लोगों के पास ही है, हम सब नाकारा ही हैं। रहने दो हमें नाकारा ही। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि तुम ऐसे नाराज हो। तुम ऐसी बातें भी नहीं करे कि मैं खुश हूँ। वो उठकर चली गई। वो दाइम के पास जा रही थी। मैं आधे घंटे में आता हूँ अमरहा, आलियान ने पीछे से आवाज दी। वो दाइम के पास आई। उसने उसे ट्रांसपोर्ट के ऑफिस जाने के लिए कहा। जाहिर है दाइम तो जाने से रहा, उसे ही जाना था ना। उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक चली जाती। अगर ट्रांसपोर्ट के ऑफिस से भी ना मिली। वो उस ख्याल को सोच सोच कर दहल रही थी, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो मेन गेट से बस स्टॉप की तरफ जा रही थी तो उसे आलियान की आवाज़ सुनाई दी। वो रुककर उसे देखने लगी। वो तेजी से साइकिल चलाता उसके पास आ रहा था, बुरी तरह से हाँफ रहा था। ये लो, मिल गई। उसने फाइल उसके आगे की। फाइल को हाथ में लेकर भी अमरहा को जैसे यकीन नहीं आया। कहाँ से मिली? ट्रांसपोर्ट के ऑफिस से। अगली बार फाइल पर अपना नाम, फोन नंबर और एड्रेस जरूर लिखना। अगर तुमने पहले से ही लिखा होता तो तुम्हें अब तक ही मिल चुकी होती। तेज साइकिल चलाने की वजह से उसका सांस फूला हुआ था। अमरहा उसे देखने लगी। टाइम की तरह उसने ऐसा नहीं कहा था कि वो जाए और अपना काम खुद करे। वो गया और उसने उसका काम कर दिया। उसका शुक्रिया अदा करके वो फाइल जमा करवाने चली गई। उसने महसूस किया कि उसका अंदाज ठीक नहीं था आलियान से बात करने का। जब हम हारे हुए, दुखी या मायूस होते हैं तो हम इतने बदमिजाज क्यों हो जाते हैं? हमारा सारा अखलाक कहाँ रुखसत हो जाता है? हम रोते हैं तो हम बाकी सब हंसते हुओं को रुलाना क्यों चाहते हैं? असाइनमेंट जमा करवाने के बाद अमरहा आलियान को ढूंढती रही, लेकिन वो उसे नहीं मिला। वो जा चुका था। उसका काम हो गया तो उसे अपने रवैये पर अफसोस हुआ। उसकी फाइल ना मिलती तो वह ऐसे ही बदअखलाकी का मुजाहरा करती रहती। ये कमजोर एहसाब के मालिक होने की निशानी है और बिलाशुबा ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। आलियान से मुलाकात होती है तुम्हारी? लेडी मेहर पूछ रही थी। वो सब आतिशदान के पास बैठे थे। वैरा उसे अपने साथ दी प्रिंट वर्क लेकर जा रही थी। वो तैयार होकर बैठी थी। वैरा तो तैयार हो रही थी। जी होती है। दोस्त है तुम्हारा? सबसे अच्छा दोस्त ना? मेरा बेटा अच्छा दोस्त बनता है। नहीं, वो तो कह रहा था तुम उसकी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त। अमरहा सोचने लगी कि क्या वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? उनकी शॉप सेट हो गई? जी, वो जल्दी आपका कर्ज वापस। बुद्धू हो, कर्ज की बात कौन कर रहा है? तुम्हें लगता है मैंने इसलिए तुम्हारे पापा को तुमसे पूछा है? मुझे लगता है मुझे खामोश हो जाना चाहिए। अमरहा शर्मिंदा सी होकर उन्हें देखने लगी। चैनल तब्दील करके उन्हें चार्ली चैपलिन की मूवी लगा ली और उसे देखने लगी, जैसे स्कूल से छुट्टी ना करवाए जाने पर बच्चे खफा होकर वालिदैन को देखते हैं। अगर आप ऐसे ही खफा रहीं तो मैं वैरा के साथ नहीं जाऊंगी। उन्होंने भोले मुंह से उसे नाराजी से देखा। कभी कभी तुम हद से ज्यादा बेवकूफ़ी कर जाती हो। मैं हद से ज्यादा बेवकूफ़ हूँ? ये कोई काबिल फख्र बात नहीं है। माँ और बेटे दोनों एक ही बात करते थे। जानती हूँ। मैं आ गई। वैरा ने नशिस्त गाह में आकर चिल्लाकर कहा। दरअसल खुद को दिखाकर कहा। उसने हल्की गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी। अपने लंबे बालों को टेल की सूरत बांधा था। हल्का मेकअप किया था और खुद को और प्यारा बना लिया था। इसे किसी क्लब न ले जाना, लेडी मेहर ने ताकीद की।
मालूम है मुझे, वैसे भी ये क्लब मटेरियल नहीं है। वो तो तुम भी नहीं हो। सभी जाते हैं, एक या मरहा ही नहीं जाती। वेरा किसी कदर चिढ़ गई। जाएगी भी नहीं, इसके बाप दादा की रिवायात नहीं है ये। तो बुराई क्या है इसमें? मुझे इस बहस में नहीं पड़ना वेरा, तुम जाओ, फिल्म देखो और घर वापस आओ। अब वेरा का ये पहले से इरादा था या वो सिर्फ शरारत कर रही थी, वो उसे क्लब ले आई। उसे सिटी सेंटर में वाक़या दी प्रिंट वर्क को कई बार बाहर से देखा था, लेकिन कभी अंदर नहीं गई थी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की पसंदीदा जगहों में से एक जगह थी। यहाँ मुख्तलिफ कैफ़े, बार, क्लब, रेस्टोरेंट, जिम और अपनी तर्ज में यकता एक सिनेमा मौजूद था। वेरा इसी सिनेमा में उसे फिल्म दिखाने ला रही थी। द प्रिंट वर्क एक छोटा सा डिजिटल शहर लगता, रंगारंग, चहल पहल और मुख्तलिफ मुल्कों की अफराद की भीड़ से सजा संवरा, हमसे यह ज़माना का नारा लगाता हुआ। अंदर जाते तो लगता बाहर कोई और दुनिया है ही नहीं, बाहर आते तो लगता दुनिया तो सारी अंदर थी। पहले वेरा इसे लेकर घूमती रही। ये जो दो गोरे सामने खड़े हैं, इन्हें देखकर बताओ ये किस कौमियत के हैं? वेरा ने दो गोरे चिट्टे लड़कों की तरफ इशारा करके उससे पूछा। यूनी में भी अक्सर पूछती रहती थी। दोनों अंग्रेज हैं। इस बार उसे यकीन था उसका जवाब ठीक होगा। वेरा ने कहका लगाया, दोनों अंग्रेज कैसे हुए? क्योंकि दोनों गोरे हैं। और वो एक और वजह ढूंढ ही रही थी कि वेरा का एक और बुलंदो बांग कहका जगमग करती गुजरगाह की शान बना। एक अमरीकी है और दूसरा आयरिश। तुम फिर से गलत हो। तुम्हें कैसे पता? पता चल जाता है। तुम्हें इतना तो मालूम है ना आयरिश किसे कहते हैं? अमरहा ने हाँ में सर हिला दिया, जबकि वो नहीं जानती थी। वो उसे क्या बताती कि उसके यहाँ सब गोरे रंग वालों को अंग्रेज ही जाना और कहा जाता है। अब भले से वो कनाडा का हो या फ्रांस का। मैनचेस्टर में रहकर इसे ये अंदाज़ा तो हो चुका था कि वहाँ कौमियत का हौसला देकर काफ़ी बातें की जाती हैं, लेकिन बात ही कौमियत से शुरू की जाती है। फलां अमरीकी का कॉफ़ी कैफ़े, फलां अरबी की फलाफिल शॉप, फलां जर्मन सर्कल लेक्चर। उसे कोफ्त होती थी जब इस शख्स का नाम बाद में लिया जाता और कौमियत पहले। वेरा अपने क्लास फेलोज का जिक्र करती तो उनकी कौमियत से शुरू करती, और जब उसे वेरा को कोई बात बतानी होती तो वह कहती, फलां जिसके बाल लंबे हैं, पतला सा लंबा सा, और जिसकी गहरी सब्ज आंखें हैं, मुश्किल सा नाम है, तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का है, बालों की पोनी बनाता है। तो इन सारे मामलात में वेरा उसकी एक अच्छी उस्ताद थी और वो खुद भी वेरा से मुतासिर सी रहती थी। चलते चलते वेरा एक कैफे के सामने रखे एक बड़े से कार्टून के पास खड़ी हो गई, जो ज़बान बाहर निकालकर आने जाने वालों को चिढ़ा रहा था। इस जिन जैसी ही वेरा थी, ज़बान निकालकर उसके साथ खड़ी हो गई। क्लिक मी अमरहा, मेरी तस्वीर बनाओ। अमरहा ने बेतरह हंसते उसकी तस्वीरें बना दी। फिर वेरा ने ठीक वैसे ही अमरहा को खड़े होने के लिए कहा। अमरहा ने खुद को वेरा से बहुत बचाना चाहा, लेकिन उसने उसे इस जिन के साथ खड़ा कर दिया तो ज़बान बाहर निकालने को कहा। वहाँ उन्हें ये सब करते कोई नहीं देख रहा था, लेकिन अमरहा को लगता था सब उसे ही देख रहे हैं। सब अपने आप में मगन थे, देखने का रिवाज वहाँ नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा एक सरसरी नज़र डाल लेते। इसी जिन के पास खड़े होकर वेरा ने दो उंगलियों को ज़बान के नीचे देकर सीटी बजाई, सर से ऊपर हाथ ले जाकर ताली बजाई और बाएं हाथ को होंठों के किनारे रखकर ओ की बिन मांस जैसी आवाज़ बड़े शौक और खालिस जंगली आवाज़ से निकाली। ये क्या कर रही हो? ये प्रिंट वर्क में आने का ऐलान है, मैं यहाँ ऐसे ही एंट्री देती हूँ। वो ऐसे एंट्री दे सकती थी, वो वेरा थी ना। तुम जंगली हो। कभी किसी रूसी को जंगली ना कहना। हम बूंद बूंद जिंदगी से जमे जिंदा दिली की क्रिस्टल हैं। जिंदगी का सूरज हम में से होकर रंगों को चमक दमक देता है। हम मौत सी बर्फ में दफन सरसब्ज चरागाहों के कहकहे लगाते हैं। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम जंगली कैसे हुए? हम बूंद बूंद पानी से जमे जिंदा दिली के क्रिस्टल हैं। अमरहा ने जेरे लब इस कुव्वत बख्श जुमले को दोहराया और वो खुलकर मुस्कुराने लगी। वेरा की बातें ऐसी ही होती थीं। उनमें से एहसासे कमतरी झलकती थी, ना ही मायूसी। वो कुछ इस अंदाज से चलती फिरती, मुस्कुराती और बातें करती थी जैसे दुनिया उसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी है, और अगर ये दुनिया उसे खुशामदीद कहने पर आमादा नहीं है तो वह बहरहाल उसकी परवाह करने वाली नहीं है, क्योंकि वो अपनी अलग दुनिया तख्लीक करने का वस्फ जानती थी। प्रिंट वर्क का एक राउंड लेने के बाद वो उसे हार्ड रॉक कैफे ले आई, जिसके बैरूनी दीवार के बाहर एक बड़ा सा गिटार लटका
سرخ و سفید روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ یہ کیفے ہے؟ ویرا گڑبڑا گئی۔ ہاں کیفے بھی ہے اندر، اور بھی بہت کچھ ہے۔ تم پہلے کبھی ہارڈ راک نہیں گئی؟ میں اس کا نام پہلی بار سن رہی ہوں۔ تمہارے ملک میں نہیں ہے یہ کیا ہر ملک میں ہے؟ دنیا کا کون سا ایسا بدنصیب ملک ہوگا جو ہارڈ راک سے محروم ہوگا؟ ہے کیا اس میں؟ آ جاؤ اندر۔ ویرا اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ دیواروں پر جا بجا گٹار لٹک رہے تھے۔ کچھ پرانے فیشن کے کاؤبوائے ہیٹ بھی دیواروں پر آویزاں تھے۔ کیفے کی سجاوٹ دیکھنے لائق تھی۔ اندر جاتے ہی اسے کئی جانے پہچانے یونیورسٹی کے چہرے نظر آئے۔ پھر اسے اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا ہجوم نظر آیا۔ ان سارے کیفیز اور بارز میں اسٹوڈنٹس کو رعایتی قیمت پر ڈرنکس اور کھانے ملتے ہیں۔ ویرا اسے بار ٹینڈر کے پاس بٹھا کر ضروری کام کا کہہ کر چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ اس کے لیے ایک سافٹ ڈرنک کا آرڈر دے گئی تھی۔ بار ٹینڈر نے اسے ڈرنک دے دی اور کاکٹیل بنانے لگا۔ اس کے دونوں بازوؤں پر کوہنیوں سے اوپر تک ٹیٹو کھدے تھے۔ دائیں بازو پر گھنی جھاڑیوں میں سے ایک خونخوار بھیڑیا دانت نکو سے آنکھیں چمکائے شکار پر جست لگانے کی تیاری کر رہا تھا، اور بائیں بازو پر وہی بھیڑیا اپنے شکار کی گردن دبوچے غرا رہا تھا۔ اس کا شکار ایک انسانی کھوپڑی تھا۔ امرہ نے کراہیت سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ کاکٹیل بناتے اس نے ترچھی نظروں سے امرہ کو دیکھا اور زیر لب ہنسنے لگا۔ تمہیں یہ پسند آیا؟ اس نے بھیڑیے کی طرف اشارہ کیا۔ امرہ نے منہ بنا لیا۔ بالکل نہیں، زہر لگ رہے ہیں۔ اتنی صاف گوئی کی شاید اسے توقع نہیں تھی۔ اس نے خود کو کام میں مصروف کرنا چاہا اور زیر لب بڑبڑانے لگا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ڈی جے نے فل والیوم میں ڈسک پلے کی۔ پہلے صرف ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ باہر شام گہری ہو رہی تھی۔ ہارڈ راک کے کونے خدروں میں سے ہاؤ واؤ کرتا ہجوم ڈی جے کے آگے جمع ہونے لگا۔ ڈسکو لائٹس تیزی سے حرکت کرنے لگیں۔ امرہ گھبرا گئی۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اصل میں یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اور 2-3 راہداریاں پار کر کے یہاں تک آئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی دانست میں راہداریاں پار کر کے سیڑھیاں اتر کر بار سے باہر آ گئی۔ لیکن وہ دراصل ہارڈ راک کے ہی ایک دوسرے حصے میں آ نکلی تھی، جہاں جوا کھیلا جا رہا تھا اور جہاں جوئے کی بڑی بڑی مشین رکھی تھی۔ وہ اور حواس باختہ سی ہو گئی۔ دادا کو اگر یہ سب معلوم ہو جائے تو اسے لینے خود مانچسٹر آ جائیں۔ وہ واپس اس جگہ آئی جہاں ویرا اسے چھوڑ کر گئی تھی، لیکن ویرا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ بار ٹینڈر نے بہت شرافت سے مسکرا کر امرہ سے پوچھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ کس طرف سے جانا ہے؟ فرنٹ ڈور تو بند ہو چکا ہے، تم بیک ڈور سے جانا ہوگا۔ بیک ڈور کہاں ہے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ ان ہارڈ راک میں کیا اصول و ضوابط تھے آنے جانے کے، اور کہاں ان کے بیک ڈورز تھے۔ ہاتھوں کو تیزی سے نچا کر اس نے اسے بتایا کہ پچھلا دروازہ کس طرف ہے۔ امرہ کو ان بھیڑیے کھدے ہاتھوں کی حرکات کی قطعاً سمجھ نہیں آئی۔ ڈی جے ساؤنڈ بدل چکا تھا۔ اس نے جانوروں کی چنگھاڑنے کی آوازوں کو ماڈرن ہپ ہاپ میوزک کے ساتھ مکس کر کے فل والیوم کر دیا تھا۔ امرہ کے رنگ تیزی سے بدلنے لگے۔ تیزی سے کاکٹیل بناتے۔ "We love to sir" کی ٹی شرٹ پہنے اس نے امرہ کی طرف دیکھا۔ "آؤ میرے ساتھ" اس نے خود سے ہی کہا۔ امرہ گو اسے پہلی نظر میں ناپسند کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ جانے سے خود کو روک نہ سکی۔ ڈی جے کامیابی سے وہ میوزک بجا رہا تھا جو سب کو جانوروں کی طرح چنگھاڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ کر پیچھے چلنے لگی۔ 3-4 راہداریاں چل کر 2-3 بار سیڑھیاں اتر کر اس نے ایک دروازہ کھول کر کہا، "یہ ہے بیک ڈور، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔" "شکریہ۔" وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دروازے کے پار ہو گئی، لیکن وہ تو باہر کا راستہ ہی نہیں تھا۔ فوری شوق کے زیر اثر آنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا کم روشنی والا کمرہ ہے جو مختلف چیزوں سے اٹا پڑا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس بہت سی خالی بوتلیں پڑی تھیں اور وہاں 2 قدم کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی۔ بدبو کے بھپکے تھے جو دم گھونٹ رہے تھے۔ دروازہ دھڑ سے بند ہوا، پھر فوری لاک ہوا اور چلا کر اس نے جو اسے باہر کا راستہ دکھانے لایا تھا کہا، "اب یہاں کئی بھیڑیے آئیں گے تمہاری گردن دبوچنے۔" دور اوپر ڈی جے نے انسانی خود ساختہ چیخوں کے ساتھ ایک دوسرے میوزک کو مکس کر کے چلایا، فل والیوم سے۔ ہارڈ راک کیفے کا کلب بار اپنے عروج پر آ گیا۔ امرہ کی چیخ اس عروج میں دب گئی۔ اگر کوئی اس وقت اس کی شکل دیکھ لیتا تو جان جاتا کہ موت سے بھی زیادہ دہشت ناک اگر کوئی چیز تھی تو وہ اس وقت اس کی شکل پر چھائے خوف کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ اندھیرے کا ریلا اس کی آنکھوں میں گھستا چلا گیا۔
اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ تیز سیٹی کی آواز اس کے دونوں کانوں سے سر کے اندر گھس کر دردناک انداز سے گونجنے لگی اور جہاں کی تہاں رہ گئی۔ جس کھوپڑی کو بار ٹینڈر کے بازو پر بنے بھیڑیے نے منہ میں دبوچ رکھا تھا وہ وہی کھوپڑی بن گئی، مردہ، شکار کی گئی، شکار ہو چکی۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا۔ اسے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ دماغ سوچ کیوں نہیں رہا تھا؟ اس نے سر کو مسلسل 2-3 جھٹکے دیے۔ اسے دھندلا دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ سر کو جھٹکا دینے سے اس کے سر میں ٹیس سی اٹھی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھتے لڑکھڑاتی ہوئی بوتلوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ میں بھی وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اتنی سی دیر میں ہی اس کا ہاتھ کراس بیگ پر لگا۔ اس کا بیگ اس کے ساتھ تھا۔ اس کے پاس فون تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا۔ وہ ویرا کو فون کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی، بیل جاتی رہی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے میسج لکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی انگلیوں کی کپکپاہٹ نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ وہ سادھنا کو فون نہیں کرنا چاہتی تھی، پولیس کو تو ہرگز نہیں۔ ان کے علاوہ اس کے پاس صرف چند اور دوسرے لوگوں کے نمبرز تھے۔ وہ اپنی فون بک چیک کرنے لگی اور آلیان پر آ کر رک گئی۔ وہ ایک کلب کے کسی تہہ خانے میں بند کر دی گئی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ فون کال کے بٹن کو پش کرنے کے لیے اس نے اپنے جسم کی تھرتھراہٹ کو قابو میں کیا۔ ہیلو آلیان، میں امرہا، مجھے کسی نے یہاں بند کر دیا ہے۔ اپنے رونے پر قابو پاتے اس نے بہت دیر لگا کر جملہ مکمل کیا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی وہیں رہو بیبی، کونے میں خالی بوتلوں کی کریٹس کے پیچھے ووڈکا رکھی ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ پولیس کو فون کرنے کی حماقت ہرگز نہ کرنا، ورنہ تمہاری ڈیڈ باڈی بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ امرہا کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کی بیٹری نکل کر دور جا گری۔ آلیان کے فون پر باریک اعصاب نچوڑ دینے والی خوف کی لہر نے اس کے وجود کا احاطہ کیا۔ اب اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ پولیس کو فون کرے۔ آلیان، ویرا اور وہ لڑکا کون تھے؟ اس سوال کے بارے میں سوچتی اس کی جان پیروں کی انگلیوں میں آنے لگتی تھی۔ ویرا اسے بہانے سے لائی تھی، پر کیوں؟ ایسے اسے بند کرنے کے لیے؟ وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اور آلیان، یہ سب کیا تھا؟ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے بیٹری کو فون میں ڈالا اور ہاتھ میں فون لے کر بیٹھ گئی۔ اگر پولیس آئے گی، اس کلب میں سے اسے برآمد کرے گی تو یہ خبر اخبارات تک بھی جائے گی۔ یونیورسٹی کے ایک ایک اسٹوڈنٹ کو معلوم ہو جائے گا، وہ تماشا بن جائے گی۔ فون کو ہاتھ میں پکڑ کر گھٹنوں کو جوڑ کر وہ رونے لگی۔ مانچسٹر میں پہلی بار پوری شدت سے روتی رہی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پولیس کو فون کرے، اور بات کا سوچ کر وہ رو رہی تھی۔ ایسے پردیس میں کسی کلب میں بند کیے جانے پر، اپنی کم عقلی پر، اتنی دور پردیس میں پڑھنے والی اب تک وہ ہر باہر جانے کے، اندر آنے کے راستے ہی ٹھیک سے یاد نہیں کر سکی۔ گھر سے باہر جانے کے لیے صرف وہ جوتے ہی ضروری نہیں ہوتے جو پہن کر باہر جایا جاتا ہے، وہ ہوش مندی اور پھرتی بھی ضروری ہوتی ہے جو گرنے نہ دے، چوٹ تو ہرگز نہ لگنے دے۔ اس سٹور میں پھیلی بدبو سے پاگل کیے دے رہی تھی۔ ڈی جے کے میوزک پلے کرنے پر وہ اتنا گھبرا گئی تھی۔ اس نے اس گھبراہٹ پر قابو کیوں نہ پایا؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ پردیس میں تعلیم کی غرض سے آباد لڑکی ایسے گھبرائی اور بوکھلائی پھرے؟ اے خدا، میری مدد کر، کسی کو بھیج میرے لیے، وہ دعا کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ ویرا کو فون کر رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور سامنے خدا کی بھیجی مدد کھڑی تھی۔ آلیان، امرہا، اس نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ وہ دھکا مار کر اسے پیچھے ہٹاتی تیزی سے بھاگ کر اوپر آئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے اس منحوس انسان کو اس نے تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ ٹکراتی، گرتی پڑتی ہارڈ راک سے باہر نکل آئی۔ امرہا، بات سنو۔ آلیان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ کیوں رکتی؟ کہاں جا رہی ہو؟ میری بات سنو۔ اس نے ایک دم سے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ امرہا پر جیسے کسی نے جلتا ہوا تیل انڈیل دیا۔ اس نے اپنے بازو کو جھٹکے سے اسے چھڑوا کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ دی پرنٹ ورک کی مصروف ترین راہ گزر پر کھڑے ہو کر کم سے کم 50 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو گواہ بنا کر تم تینوں نے مل کر مجھ سے جو گھٹیا مذاق کیا ہے، یہ اس کے لیے۔ اس نے تھپڑ کی طرف اشارہ کیا اور اسے گھورتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ سڑک پر آ کر اپنے لیے ٹیکسی دیکھنے لگی۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا، دکھ سے اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھیں۔ ویرا آلیان کی کلاس فیلو تھی اور وہ تیسرا بھی ان کا کوئی کلاس فیلو ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیوں کیا گیا، اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کر دیا گیا، بس۔
اس نے ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ آلیان نے اپنے پیر کو ٹیکسی کے دروازے میں پھنسا لیا۔ میری بات سن کر جاؤ امرہا، اسے تحمل سے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ امرہا نے منہ پھیر لیا اور سختی سے اس کے پیر کو پرے کر کے دروازہ بند کر دیا اور ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا۔ وہ گھر پہنچی تو آلیان پہلے سے ہی دروازے پر موجود تھا۔ میری بات سن لو امرہا، شور مت کرنا، ماما سنے گی تو انہیں دکھ ہوگا۔ ہاں ہوگا دکھ انہیں کہ ان کے بیٹے نے کیا شاندار حرکت کی ہے۔ انہیں دکھ ہوگا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ ساری دنیا بھی گواہ بن کر آ جائے گی تو وہ کبھی یہ نہیں مانیں گی کہ میں نے کچھ برا کیا ہے۔ اچھا دھول جھونک رہے ہو پھر ان کی آنکھوں میں۔ اسے پرے دھکیلتی وہ اندر جانے لگی۔ ان میں سے کسی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ انسان زندگی میں اس وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت جانے بغیر خود کو اندھا کر لیتا ہے اور اپنے اس اندھے پن کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا۔ آلیان اپنے چوڑے مضبوط جتھے سے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے تک ایسا کھڑا رہ سکتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے اب؟ وہ چلائی۔ وہ کارل تھا۔ تمہیں کیسے بتاؤں، میرا دوست بھی ہے اور دشمن بھی۔ وہ جانتا ہے تم میری دوست ہو۔ اسٹوڈنٹ پارٹی میں وہ بھی تھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس نے تمہیں بند کیوں کیا۔ وہ کچن میں میرے پاس آیا اور میرا فون مانگا اور 2 منٹ بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں اسٹور میں لاک کیا ہے۔ اسے تفصیل جانے بغیر میں جلدی سے تمہارے پاس آیا کیونکہ میں جانتا تھا تم کتنی جلدی پریشان ہو جاتی ہو۔ اس سب میں میرا قصور کہاں ہے امرہا؟ امرہا کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ تم لوگ کس قدر ظالم ہو، کس قدر کی شرارتیں کرتے ہو، کیسے لمحوں میں مذاق بنا کر رکھ دیتے ہو، جان نکال لیتے ہو۔ یہ سب ایسے کرتے ذرا نہیں جھجکتے؟ میں ظالم نہیں ہوں امرہا، تم مجھے ایک اور تھپڑ مار سکتی ہو لیکن تم ایسے رو نہیں۔ میں کارل سے نمٹ لوں گا۔ امرہا نے بیگ سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتی اندر چلی گئی۔ آلیان باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ جب ٹھیک 2 گھنٹے بعد امرہا کے کمرے کی بتی گل ہوئی تو وہ چلا گیا۔ وہ کارل کے پاس جا رہا تھا، اسے ایک گھونسا مارنے۔ ہارڈ راک کیفے کے ڈانسنگ فلور پر جب میوزک اپنے عروج پر تھا اور سب ڈانس کرتے کرتے پاگل سے ہو رہے تھے، اس وقت جا کر اس نے کارل نامی لڑکے کے منہ پر زوردار گھونسا مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے ڈیڈیز کو برا کہا تھا۔ کارل نے اپنے ٹیٹو کی طرف اشارہ کیا۔ اسے دور رہنا کارل۔ آلیان کی آنکھیں اور سرخ ہو گئیں۔ تمہاری گرل فرینڈ ہو وہ مسکرا رہا تھا۔ میں سب یہی ختم کرتا ہوں، بس بہت ہوا۔ کیا ختم کرتے ہو؟ جو کچھ بھی سالوں سے ہمارے درمیان چلتا آ رہا ہے، ہمیں یہ بچکانا کھیلا بند کر دینا چاہیے۔ ایک دم سے تمہارا موڈ کیسے بدل گیا اس لڑکی کے لیے؟ وہ میری دوست ہے۔ دوستیں تو تمہاری اور بھی بہت ہیں، یہ کون سی دوست ہے جس کے لیے تم نے مجھے گھونسا مارا ہے؟ وہ مشرق سے آئی ہے، اسے ہمارے یہاں کے ماحول کی عادت نہیں ہے، وہ ڈر جاتی ہے۔ او واو، اسٹوڈنٹ پارٹی میں اسے ڈرتے میں نے بھی دیکھا تھا۔ کمال کا ڈرتی ہے وہ، بہت مزہ آتا ہے اسے ڈرانے میں۔ جب میں دروازہ بند کر رہا تھا تو اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ ویسے تم کب سے مشرق کو سمجھنے لگے ہو؟ اسے وہیں چھوڑ کر آلیان واپس کچن میں گیا۔ وہ کچن کا ہیڈ تھا۔ امرہا کے پیچھے گھر تک جاتے ہوئے اس نے اپنے مینیجر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ضروری کام سے جا رہا ہے، 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ کارل بھی اسی سینٹر میں تھا جس میں آلیان نے پرورش پائی تھی۔ وہ اچھے دوست بھی تھے اور اچھے دشمن بھی۔ ابتدا کارل نے کی تھی۔ اسے سینٹر میں موجود ایک دوسرے لڑکے کے سوتے میں ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے اور منہ پر کپڑا لپیٹ دیا تھا۔ لڑکا بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اس سلسلے کی تفتیش کی گئی تو کارل نے معصومیت سے ہاتھ آلیان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے خود اسے یہ کرتے دیکھا تھا۔ آلیان اس کا منہ دیکھتا رہ گیا اور سزا کے طور پر اسے پورا 1 مہینہ ایک وقت کا کھانا ملتا رہا۔ پھر آلیان نے کارل کے ذمے جو لانڈری ہوا کرتی تھی اس میں کافی کا گاڑھا محلول، سیاہی اور ببل گم چپکا کر ڈال دی۔ مشین سے نکلنے کے بعد کپڑے ناقابل استعمال کی عملی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسے مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب جانتے تھے کارل ہر وقت ببل کھایا کرتا ہے۔ آلیان نے یہ بدلہ ٹھیک 8 ماہ بعد لیا تھا۔ وہ کارل کے پاس جسے پورا 1 ہفتہ بنا بستر کے زمین پر سونے کی سزا ملی تھی گیا اور اسے کہا، حساب برابر ہو گیا نا کارل؟ کارل نے پوری بتیسی نکال کر دکھائی، بالکل۔ اور یہ حساب برابر ہو گیا نا؟ وہ ہر 6-7 مہینے بعد ایک دوسرے کو کہتے، ایک دوسرے کی طاق میں رہتے۔ اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی یہ سلسلہ ٹوٹ کر چلتا رہا۔
आलियान ने उसका ब्रेकअप करवा दिया था ऐश से। ऐश से मुख्तलिफ मुलाकातों के दौरान वो उसे बताता रहता कि कार्ल कभी कभी इतना जुनूनी हो जाता है कि अपने कपड़े तक फाड़ लेता है, साबुन खाने लगता है, शैम्पू पीने लगता है, अपने सारे जूतों को बेड पर बिछा लेता है और उन पर सोता है, और तो और फंदा डालकर कम से कम 5 मिनट तक लटका रहता है। कहता है मौत का मजा ले रहा हूँ। ऐश की शक्ल देखने लायक होती। वो जानती थी आलियान और कार्ल एक ही जगह रह रहे हैं, तो अब आलियान से ज्यादा बेहतर कार्ल को और कौन जान सकता है भला। वो कैसा जनूनी है ये आलियान से ज्यादा कौन जान सकता है। दोनों में ब्रेकअप हो गया। वो मुझे वाकई अच्छी लगती थी। कार्ल ने उसके रूम में आकर सिर्फ इतना कहा। वो खौफनाक हद तक संजीदा था। तुम्हें सारा भी अच्छी लगती थी। आलियान ने कंधे उचकाए। वैसे क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐश के पास जाऊं और उससे ये कहूं कि जो मैंने कहा है वो सब झूठ था? एक अच्छा खिलाड़ी कभी ऐसी फाश गलती नहीं करेगा। वो कभी मिन्नत और दरख्वास्त नहीं करेगा। वो सिर्फ तवज्जो से अपना खेल खेलेगा। अगर तुम मेरी प्रोजेक्ट फाइल मुझे वापस कर दो तो मैं ऐश के पास जा सकता हूँ। मैंने कहा ना, एक अच्छा खिलाड़ी कभी मिन्नत नहीं करता। वो कमरे की चौखट से टेक लगाए खड़ा था। 2 हफ्ते पहले वो इसकी एक अहम फाइल ले उड़ा था जो उसने कई महीनों की अनथक मेहनत के बाद तैयार की थी। बिजनेस मुशावरत को लेकर ये एक छोटी सी किताब थी जिसके लिए उसने पब्लिशर से भी बात कर ली थी। ये काम उसने बहुत छुपा कर किया था, लेकिन कार्ल अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। उसने पहले कमरे से उसकी फाइल गायब की, फिर लैपटॉप का पासवर्ड तोड़कर कंप्यूटर को करप्ट किया और उसमें वायरस छोड़ दिया कि लैपटॉप ठीक होने के बाद भी उसकी मुर्दा फाइलों को रिकवर न किया जा सके। एक बड़ा खिलाड़ी होने की हैसियत से आलियान ने उसकी काफ़ी मिन्नत की कि वो उसे उसकी फाइल दे दे, लेकिन उसने नहीं दी। बदले में उसे ऐश को भड़काना पड़ा। वो जानता था कार्ल ऐश को बहुत पसंद करता है और उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। उसने ऐश के दिमाग में उसे लेकर काफ़ी कुछ डाल दिया था। उससे भी बढ़कर उसने ये किया कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर ऐश को देना शुरू कर दिया। एक जुनूनी के मुकाबले में उसे आलियान जैसा लायक फाइक लड़का ज़्यादा अच्छा लगा। एक ही हफ्ते में 10-15 बार लड़कर दोनों अलग हो गए और जाहिर है कार्ल जानता था ये सब क्यों हुआ, किसने किया। कार्ल कमरे से चला गया और ठीक 5 मिनट बाद वापस आया और कहा, जरा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखो। आलियान ने उसके हाथ के इशारे की सिमत देखा। विथवर्थ पार्क स्टूडेंट्स की रिहाइश का कि ग्राउंड में कोई चीज जल रही थी। आग के शोले उठ रहे थे उसमें से। वो आलियान की मुस्तकबिल करीब में आने वाली किताब थी जो अब आग के हवाले थी। आलियान ने लफ्ज़ सख्ती से भींच लिए। पहले मैं इस मुसव्वदे को अपने नाम से छुपाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी खड़े खड़े मैंने अपना इरादा बदल दिया। चंद 1000 पाउंड्स का नुकसान कुछ ज्यादा तो नहीं, कार्ल कहकर चला गया। कार्ल हमेशा उसे बड़ी चोट देकर जाता था, उसका बड़ा नुकसान करता था। दोनों जिद्दी थे और दोनों ही बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आलियान सब खत्म कर आया था। अपने मुंह से कह आया था कि उसे अब ये खेल और नहीं खेलना। माजी में ये सब करते उसने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा था। कार्ल का ब्रेकअप करवाते भी नहीं, लेकिन अब वो खौफजदा हो गया था। कैसे लम्हों में उसने अमरहा को लॉक कर दिया था। वो उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन क्या मालूम किसी छोटे नुकसान, किसी मामूली शरारत में ही बड़ा नुकसान छुपा हो। कार्ल छुपकर वार किया करता था, बज़ाहिर ऐसे जाहिर करता जैसे सब ठीक है और वो पिछली चोट भूल जा चुका है, लेकिन फिर नई चोट देकर वो ऐसे मुस्कुराता जैसे कह रहा हो, जिंदगी का असल मजा इसी खेल में है, और जिस चीज में मजा हो उसे छोड़ने को किसका दिल चाहता है। सुबह वेरा ने उसके कमरे में आते ही उसका लिहाफ खींचकर उतारा और चौंक कर रह गई। तुम रात भर रोती रही हो, तुम्हें इससे क्या? उसने फिर से नम आंखें रगड़ी। रोना तुम्हें हर मसले का हल लगता है? वेरा गुस्से से बोली। मैंने तुमसे सिर्फ मजाक किया था और तुम्हें हार्ड रॉक के उस हिस्से में ले जाकर बिठा दिया था, वरना मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें हार्ड रॉक को अंदर से दिखाने का था। मैं सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए वहां से गायब हुई थी। वहाँ बहुत से हमारे यूनिवर्सिटी फेलोज थे, ऐसी कोई घबराने की बात तो नहीं थी। मैं वापस आई तो तुम वहां नहीं थी। मैं तुम्हें फोन कर रही थी, मालूम है मुझे। मैं हंस रही थी कि तुम इतनी जल्दी घबरा गई हो के। मैं घबरा नहीं गई थी, मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी क्योंकि मैं इस कैफे के स्टोर में बंद थी। क्या कहा तुमने? मेरा को लगा वो मजाक कर रही है। मैं कहीं नीचे कैफे के स्टोर में बंद थी। इस बार टेंडर ने मुझे लॉक किया था। कार्ल ने? वेरा बुरी तरह से चौंकी। ओह, तो तुमने उसे कुछ कहा था क्या? वो ऐसे ही भड़क उठता है। तुम जानती हो उसे? अमरहा वेरा से ज्यादा चौंकी।
जूनी में काफी जाना जाता है उसे। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन अमरहा, तुम वहाँ 10 मिनट भी क्यों बैठी नहीं रही? तुम इतनी हवास बाख्ता क्यों हो जाती हो? क्योंकि मैं तुम जैसी नडर नहीं हूँ, रोदे गले के साथ वो चिल्लाई। तो हो जाओ, हम जैसी हो जाओ। तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो तो अब बड़ी बन क्यों नहीं जाती? तुम्हें कैसे स्टोर में लॉक कर दिया गया? इतना तेज म्यूजिक था और वो सब लोग, अगर कोई मुझे वहां देख लेता। कार्ल ने धोखे से मुझे स्टोर में बंद कर दिया। तेज म्यूजिक ने तुम्हारे कानों के पर्दे हिला डाले होंगे, तुम्हारे अकल के नहीं। तुम तहम्मुल का मुजाहिरा भी कर सकती थी। वेरा ठीक कह रही थी, वो तहम्मुल का मुजाहिरा भी कर सकती थी। मैंने आलियान को थप्पड़ मारा। असल बात तो उसने अब की थी। वेरा ने अबरू उचकाकर उसे देखा, जो बेड पर लिहाफ के ढेर में दुबी बैठी थी। आलियान कहाँ से आ गया यहाँ? मैंने उसे फोन किया मदद के लिए और फोन कार्ल ने उठा लिया। मैं समझी दोनों ने मिलकर मेरे साथ ये किया है। कितनी ज़हीन हो तुम अमरहा। पहले तुम इतनी हवास बाख्ता हो गई कि स्टोर में लॉक हो गई। फिर एकदम से तुम्हारा जहन इतना काम करने लगा कि तुमने वहाँ सारी कहानी समझ ली कि किसने क्या क्या किया है। बेवकूफ़ की अकल हमेशा नुकसान के बाद हरकत में आती है। हर बार। अब तुम आलियान से सॉरी कर लेना। मुझे तो आज शॉपिंग के लिए जाना है, फिर मुझे अपनी टूर के लिए कुछ तैयारियां करनी है। कहो तो तुम्हें यूं ही छोड़ दूं? मैं बस से चली जाऊंगी। उसने अपनी नम गाल साफ किए। हिम्मत करके वो उठी, तैयार हुई, रोई रोई आंखों के गिर्द हल्के मेकअप की तह जमाई और यूनी आ गई। वो अभी भी ये सोचकर दहल सी जाती थी कि अगर उसे स्टोर में लॉक किया जाना सिर्फ एक मजाक या सिर्फ उसे तंग किया जाना ना होता तो। ये इत्तेफाक था या वो शख्स उसके पीछे ही था। यूनी में दाखिल होते ही उसने कार्ल को अपने साथ चलते हुए पाया। गुड मॉर्निंग जंगल क्वीन। अमरहा ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया और बिजनेस स्कूल की तरफ चलने लगी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक स्टोर में नहीं रख सका। मुझे डर था कि तुम पुलिस को फ़ोन कर दोगी। अमरहा को अफसोस हुआ, उसे कर लेना चाहिए था। वैसे तुम कर भी लेती तो तुम कभी ये साबित नहीं कर सकती थी कि मैं तुम्हें वहाँ तक लेके गया था। बल्कि उल्टा मैं तुम पर यह इल्ज़ाम लगा सकता था कि तुम चोरी की गर्ज से वहाँ गई और अनजाने में लॉक हो गई। एकदम कहीं से निकलकर आलियान ने उसे अप्रोच किया। कार्ल मुस्कुराता हुआ खिसक गया। कार्ल क्या कह रहा था तुमसे? मैंने सुनना मुनासिब नहीं समझा। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बेफिक्र रहो। वो थोड़ा शरारती है। यूनी का कोई स्टूडेंट कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि उसे यूनी से निकाल दिया जाए। इसका मसला मुझसे था, तुमसे नहीं। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे हिट नहीं किया। हिम्मत करके उसने जल्दी से कह दिया। मतलब वो खुशनसीब सिर्फ मैं ही हूँ? मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। आलिया ने उसकी सुर्ख माइल आंखों की तरफ देखा। वो जब जब इन आंखों की तरफ देखता था उसे लगता था जैसे अभी इनमें से आंसुओं का दरिया निकलेगा और सब भीग भीग जाएगा। तुम शर्मिंदा नजर तो नहीं आ रही। कैसे नजर आ जाता है शर्मिंदा? यानी माफी भी वो मांगने आई थी और गुस्सा भी वही कर रही थी। ऐसे तो नहीं जैसे तुम हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो माफी मांगने आई थी तो बदले में ये सुनने आई थी कि कोई बात नहीं, गलतफहमी हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो। तुम इतनी जल्दी जल्दी नाराज क्यों होती हो? वो खामोश रही। अच्छा ठहरो, इधर मुझे देखो। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो उसे देखने लगी। उसने आंखें बंद कर ली, मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा, फिर आंखें खोली, पेन पर फूंक मारी और पेन को जादू की छड़ी की तरह गोल गोल घुमा दिया। ये क्या है? जादू। अब फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया है। मैंने वक्त पर अपना जादू चला दिया है। इसने कल की रात को हमारी जिंदगी में से निकाल दिया है। अब सब ठीक है, सब ठीक ही रहेगा। अमरहा को हंसी आ गई। तुम सब इतने अजीबोगरीब क्यों हो? और तुम इतनी समझदार क्यों हो? उसने हाथ में पकड़े जादू के पेन को अपनी नाक पर रखते हुए पूछा। हम सब बादाम खाते हैं ना। हम सब समझदार, अक्लमंद, सही वाले इंसान हैं। क्या इतराहट थी अमरहा की। हम सब बिल्लियां और चूहे खाते हैं, इसीलिए इतने अजीबोगरीब हैं। बिल्ली, चूहे, अमरहा अपनी इतराहट झट भूल गई। आलिया ने ख्वाहिश की कि काश उसके हाथ में पकड़ा पेन वाकई जादू का होता। वो उस लम्हे आँख को यहीं रोक लेता, अमरहा को फ्रीज कर देता, फिर उसकी नाक को पकड़कर दाएं बाएं करता। काश ये जादू उसे आ सकता। फिर से करना? क्या वही जो बिल्ली चूहे के नाम पर किया था? उफ, तुम सब पागल हो, कहते अमरहा जाने लगी। तुमने कभी किसी को चैलेंज किया है?
वो भागकर उसके पीछे आया। नहीं, वो रुक गई। मैं तुम्हें करूं? वो गुफ्तगू को लंबा कर रहा था या वक्त को? अमरहा ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। क्या चाहते हो? डू और डाई। अब ये कौन सा नया पागलपन है? हम सब दोस्त करते हैं, सारा मैनचेस्टर करता है। सब क्रैक हो क्या? क्रैक? वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई आसान सा टास्क दे सकता हूँ। स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ भी, और शतरंज भी। अमरहा खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। वैसे तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। अच्छी है ना मेरी बातें? वैसे तुम डर रही हो, है ना? तुम बेवकूफ़ हो। अमरहा इस्तेहज़ाइया हंसी। तुम खौफज़दा हो। वो भी इस्तेहज़ाइया ही हंसा। पहले अपना इलाज करवाओ। डर का कोई इलाज नहीं। मैं ऊट पटांग हरकतें नहीं करती। ऐसे लोग खौफ को कई नाम दे देते हैं। तुम बहुत ज़्यादा सनकी हो। वो चलने लगी। मतलब जाओ। वो दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। उसके साथ चलने लगा। मतलब नहीं। वो खुदाया, तुम लोग, तुम्हारी तेज मिर्च जैसी ज़ुबान, इन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। खुदा के लिए बस कर दो। वो वास्ते देने पर आ जाते हैं। क्या चैलेंज है तुम्हारा? पक्का? वो जल्दी फैल जाते हैं। अमरहा का कहकहा बुलंद हुआ। आलियान का जादू का पेन आखिर काम क्यों नहीं करता? ये स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह मुझे नहीं आती। तुम कुछ और कहो। यानी आसान सा? अब उसे चिढ़ा रहा था। जो मुझे आता हो और मैं कर सकूं। यहाँ करीब ही डॉग बाउल है। मुझे नहीं करना कुछ डॉग्स वगैरह के साथ। वहाँ डॉग्स नहीं हैं। एक गेंद है, बोतल है। तुम्हें गेंद से बोतलों को गिराना होगा। तुम 3 बार प्रैक्टिस कर सकती हो। फिर तुम्हें गेंद से सारी बोतलों को गिराना होगा। वैसे मैंने लाइफ में इतना आसान चैलेंज किसी को नहीं दिया। तुम मशरिक से हो तो? अमरहा सोचने लगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मशरिक वाले सब कर सकते हैं। रूसी टाइगर को साथ लाओगी? बिल्कुल, जरूर। ठहरो जरा, पहले ये बताओ वो किन दिनों में बीमार होती है? सीजन क्या है? क्या मैं उसके लाचार होने का? वो हमेशा चाको चौबंद रहती है। उसे जरूरी काम कब कब होते हैं? मेरे लिए वो हमेशा फारिग रहती है। तुम दोनों में कैट फाइट कब कब होती है? हमें बहुत अच्छी ज़हनी हम आहंगी है। वो एक अच्छी लड़की है। वो कब तक बुरी बन जाएगी? ओफ। अच्छा, आ जाना दोनों। लेकिन वेरा उसके साथ नहीं आ सकी। उसे न्यूज़पेपर के ऑफिस जाना था। लेकिन उसने अमरहा को बड़ी देर लगाकर ये समझा दिया था कि गेंद को किस तरह से हाथ में पकड़ना है और कैसे तकनीक से फेंकना है। डॉग बाउल में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का काफ़ी रश था। अमरहा ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उसने कभी ये खेल नहीं खेला था। गेंद उसे ज़रूरत से ज़्यादा बजने लगी। वेरा ठीक कहती है, एक इंसान में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक आम वजन के इंसान को उठाकर फेंक सके, और उसे गेंद नहीं उठाई जा रही थी। पाकिस्तान में उन्हें एक सोफ़ा या ऐसी कोई आम सी चीज़ इधर से उधर कर ली पड़ जाती तो 2-3 लोग मिलकर ये सब करते और फिर ऐसे हाँफने लगते जैसे किसी हाथी को घसीटते रहे हों। पहली कोशिश में उसकी गेंद एक भी बोतल नहीं गिरा सकी और बोतलों से दूर लेन के दरमियान में ही किनारे पर जाकर रुक गई। दूसरी कोशिश में उसने कामयाबी से 2 बोतलें गिरा लीं और तीसरे में फिर से एक भी नहीं। ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है, आलिया ने हंसी को छुपा कर कहा। अमरहा ने उसकी हंसी देख ली थी और वो चिढ़ गई। इस बार उसने गेंद को ऐसे पकड़ा जैसे मैदान जंग में सिपा सलार बाजी मात या हाथ के तहत तलवार को बुलंद करता है और पूरी कुव्वत से वार करता है। अमरहा ने मुकम्मल तवज्जो से अपनी पूरी कुव्वत से गेंद को फेंका और फिर वो ऐसे चिल्लाई कि आसपास मौजूद बहुत सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। भले से देखते रहे, वो चिल्लाती ही रही। सारी बोतलें चित हो चुकी थीं। मशरकी लड़की अमरहा जीत चुकी थी। तुमने तो कहा था तुमने ये खेल पहले कभी नहीं खेला। बेशक ये पहली बार है। तुमने किसी प्रोफेशनल की तरह गेंद फेंकी। पहले तुम मुझे दिखाने के लिए गेंद को ऐਵੇਂ लुढ़काती रही हो ना। किस्मत साथ हो तो कोई बाजी मात नहीं होती। उसने ऐसे कहा जैसे उसने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली हो। तुम झूठ बोल रही हो। भूरी आंखों की भवें तन गई। फिर सब झूठे लगने लगते हैं। काली आंखें जगमग करने लगी। तुम एक बार फिर करो। फिर हारने वाले बहाने बनाते हैं। तुमने जरूर चीटिंग की है। फिर वो फाउल फाउल चिल्लाते हैं। मैं विनर हूँ। मुझे जीत जाने वाले कहा जाता है। तुमने मेरा नुकसान कर दिया। मुझे यकीन था तुम हार जाओगी। फिर मैं तुम्हें सजा देता। कितना रहम दिल इंसान था वो, उसे सजा देने के चक्कर में था।
کیسی سزا؟ میں تمہیں باتیں سناتا۔ باتیں؟ یہ کیسی سزا ہے؟ یہ سزا سننے والے کے لیے ہوتی ہے، بولنے والے کے لیے نہیں۔ تمہیں سب سننا پڑتا ہے۔ وہ رومن اکھاڑے کے قصے ہوتے یا اسکول کے دنوں کی سزائیں، ونڈو شاپنگ کی فضول تفصیلات ہوتی یا سب ویز میں ملنے والی سیپوں کی عجیب و غریب حرکتیں۔ بولنے والے کا جب تک جی چاہے گا وہ بولے گا، سارا دن، رات، اگلا دن، اگلی رات۔ سننے والے کو سننا ہوگا۔ بولنے والے پر کم ہی قسمت اتنی مہربان ہوتی ہے تاکہ اسے ایسا سننے والا کوئی ملے۔ اتنی دیر تک بولتے رہنے والا پاگل ہی ہوگا۔ مجھے ہونا تھا نا پاگل، اس کا شاید واقعے میں بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ اس سب کو چھوڑو، یعنی اب مجھے تمہیں چیلنج دینا ہے، کوئی سزا ہے نا؟ ہاں، ایسا کرو، مجھے کہہ دو کہ میں ابھی یہاں گھٹنوں کے بل جھک جاؤں۔ اتنی معمولی سزا؟ میں کیوں کہوں یہ تم سے؟ یہ معمولی نہیں ہے، ہرگز نہیں، ایسے نہیں کہو۔ وہ اس قیمتی پتھر کی طرح کرلایا جس کی جوہری نے بہت کم قیمت لگا دی ہو۔ ہمارا گہری سوچ میں چلی۔ تم ایک ہفتے تک اپنی کلاسز اٹینڈ نہیں کرو گے۔ تم چاہتے ہو میں آج رات ہی خودکشی کر لوں؟ تو تم مرنا چاہتے ہو؟ میں مر جاؤں گا اگر اپنی کلاسز اٹینڈ نہیں کروں گا، کچھ اور کہو۔ وہ دونوں ڈاگ پاؤل سے باہر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ تم سیمسٹر ایگزامز نہیں دو گے؟ یعنی تم ہر صورت یہی چاہتی ہو کہ میں خودکشی کر لوں؟ میں نے تمہارا چیلنج پورا کیا، تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ کہا تو ہے کر لوں گا خودکشی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ دونوں مین روڈ پر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ سڑک پر کافی رش تھا، زیادہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا ہی ہجوم تھا۔ اچھا کچھ اور کہو۔ امارا نے سڑک کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑے تھے۔ اس سے چند قدم آگے زیبرا کراسنگ تھی جو کافی طویل تھی۔ وہ دونوں بھی اشارہ بند ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہیں بہت شوق ہے نا بندر کی طرح چھلانگیں لگانے کا، تو تمہیں اس کراسنگ کو ہاتھوں کی بل کلابازیاں لگا کر کراس کرنا ہے۔ پہلے فرصت میں اپنے دماغ کا علاج کراؤ مرحا۔ کہہ کون رہا تھا جس کا اپنا علاج ہونے والا تھا؟ اب تم ڈر کر پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ پاکستان میں میری دوست نے بھی ایک بار ایسے ہی کیا تھا۔ میں نے 201 گول گپے کھائے اور میں جیت گئی۔ بدلے میں نے اسے بس اتنا ہی کہا کہ اسے صرف 5 منٹ تک اپنے ڈیڈی کی کار چلانی ہے۔ اس میں کیا مشکل تھا؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ تم نے اسے آسان ٹاسک دیا۔ وہ کار چلانا نہیں جانتی تھی۔ واو، کس ماڈل کی کار تھی؟ یہ تم لڑکے کار کے نام پر ماڈل پوچھنے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ وہ ایک کار تھی، بس ایک کار۔ یہ تم لڑکیاں گاڑیوں کے ماڈلز پر دھیان کیوں نہیں دیتی؟ اینی وے پھر وہ صرف 4 منٹ کار چلا سکی۔ اگلے 5 مہینے کار ورک شاپ میں رہی اور اس پر پورے 50,000 لگے اور بس آلیان نے ایسے پوچھا جیسے کہہ رہا ہو اتنے سب پر بھی ایسے بس کہہ رہی ہو۔ ہاں، اور میرا داخلہ ان کے گھر بند، بس۔ تمہارا داخلہ بند؟ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر ہنسی کو ہونٹوں کے پیچھے روک کر پوچھا۔ اگر اسے بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی تو اسے کھل کر ہنس لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بری طرح سے ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا اپنی ہنسی کو قابو میں رکھنے میں۔ اس نے امرہ سے اپنا رخ پھیر لیا۔ اب وہ اس کوشش میں تھا کہ وہ اتنی بری طرح سے نہ ہنسے کہ امرہ برا مان جائے، لیکن ساری کوشش بیکار گئی۔ اس نے سر کو اٹھایا، مانچسٹر کے کھلے آسمان کو دیکھا جس کے پیچھے وہ دونوں کھڑے تھے، اور خود کو بے قابو ہو جانے دیا۔ وہ ایک خوبصورت انسان تھا، ہنستے ہوئے اچھا لگتا تھا جیسے سب لگا کرتے ہیں، لیکن ایسے بے قابو ہو کر ہنستے وہ ایک عام نارمل انسان نہیں لگ رہا تھا۔ امرہ نے ہاتھ باندھ لیے اور اسے گھورنے لگی، لیکن کرس ہیمزورتھ کی سی آنکھیں رکھنے والا ابھی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کالی پتلیوں والی 2 آنکھیں اسے خفا ہو کر گھور رہی ہیں، وہی آنکھیں جنہیں قریب سے دیکھتے وہ اپنی ذات سے بہت دور چلا گیا تھا۔ وہ صرف آلیان نہیں رہا تھا۔ ہنستے ہنستے وہ چند قدم آگے چلا جاتا، کبھی چند قدم پیچھے، اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتا اور امرہ کو دیکھ کر کہتا، اور بس تمہارا داخلہ بند۔ اس نے ایسا 2-3 بار کہا۔ امرہ شرمندہ سی ہو کر آس پاس دیکھنے لگی۔ اس میں اتنی کوئی ہنسنے کی بات نہیں تھی۔ اس کے کھلے بال ہلکی ہوا سے اڑ رہے تھے۔ اس نے غصے سے بالوں کی لٹوں کو پیشانی سے پیچھے کیا اور تیش سے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی بےزتی کر رہا ہے، کیسے پاگلوں کی طرح ہنس رہا ہے۔ رونے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والی امرہ نے ایک اور بار رونے کی تیاری کر لی۔ کچھ ہی دیر میں جب مشکل آلیان خود پر قابو پا سکا تو اس نے امرہ کے غصے، رونے پر آمادہ شکل پر غور کیا۔
और उसी वक्त अमरहा तेजी से उसके आगे अलग से चलने लगी। अमरहा! आलियान उसके पीछे लपका, लेकिन वो जैसे हवा के घोड़े पर सवार थी, तेज तेज चलती ही जा रही थी। वो समझ गया कि वो ऐसा क्यों जा रही है। अमरहा, इधर मुझे देखो, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। अमरहा को अपने पीछे तेज चिल्लाने की आवाज आई। उसने रुककर जरा सा पलट कर देखा। इशारा बंद हो चुका था। ट्रैफिक रुक चुकी थी। सड़क को पार करने वाले सड़क पार कर रहे थे और इनमें बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट आलियान मार्गरेट हाथों को सड़क पर टिकाने की तैयारी कर रहा था। अमरहा को लगा वो मजाक कर रहा है। वो कभी कलाबाजी नहीं खाएगा क्योंकि उसने मजाक में कहा था। असल में वो इसे तेज मिर्च मसाले से पके कौरमे की चंद प्लेटें खिलाना चाहती थी और वो जानती थी वो एक प्लेट से ज्यादा खा ही नहीं सकेगा, उसे अपनी जबान कटवानी पड़ जाएगी। लेकिन वो कलाबाजी लगा रहा था। उसे ऐसा करते सड़क पर से गुजरते यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने भी देखा था। वो इतना हैरान नहीं थे क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इस तरह के उल्टे पुल्टे स्टूडेंट से भरी पड़ी थी। फूल जो दिल की ज़मीन से फूटता है, मोहब्बत के साए में दवाम पाता है। इंसान दो हालतों में अपनी जौन बदल लेता है, एक कर्ब की हालत में, दूसरा मोहब्बत की हालत में। और सड़क के उस पार खड़ा आलियान कर्ब की हालत में तो हरगिज़ नहीं था। उसकी जौन बदल चुकी थी और ये काम सड़क के उस पार मशरिक से आई नई दुनिया को हैरत से देखती लड़की ने किया था। मैनचेस्टर के खुले आसमान तले दोनों इस और इस पार खड़े थे। फासला था, कम था, ज्यादा भी हो सकता था। कीप काम एंड लव फ्राइडेज, पुरसुकून रहें और जुम्मों से मोहब्बत करें। और यूरोपियन जुम्मों से इतना प्यार करते हैं कि कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कॉफ़ी शॉप्स और ऐसी ही दूसरी जगहों के नाम ओ माई गॉड इट्स फ्राइडे, वी लव फ्राइडेज या डाई फॉर फ्राइडे जैसे रखते, और माई ओनली लव इज़ फ्राइडे जैसे भी। तो ओ माई गॉड नाउ ऑल डे इज़ फ्राइडेज, ओ मेरे खुदाया अब सब दिन जुमे के दिन है का मौसम शुरू था। वो मौसम जिसका सारा साल इंतज़ार किया जाता है, वो मौसम जिसे मुस्कुराहटों का, इत्मीनान का, खुशियों का और मोहब्बतों का मौसम कहा जाता है, तहाइफ का, सियाहत का और घंटियों का भी। दुनिया भर के रंग बिरंगे परिंदों से आबाद मैनचेस्टर खाली होने लगा। 12 दिसंबर से 13 जनवरी तक के लिए यूनी बंद थी। विथबर्ग पार्क हॉल स्टूडेंट्स की रिहाइश, ओक हाउस और आसपास के दूसरी स्टूडेंट्स की रिहाइश गाहें खाली होने लगी और बरतानिया के स्टीरियोटाइप मौसम ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू किए। दूसरे शहरों से आए स्टूडेंट्स अपने घरों को चले गए। दूसरे मुल्कों से आए कुछ मैनचेस्टर में जॉब की वजह से रह गए, कुछ अपने दोस्तों के साथ उनके घरों को चले गए और कुछ दूसरे मुल्कों की सयाहत करने की तैयारी करने लगे। पिकाडिली स्ट्रीट से यूनिवर्सिटी कैंपस तक आने वाली मुफ्त बस सर्विस मान पड़ने लगी। अमरहा ने ऑक्सफोर्ड रोड को सुनसान होते देखा, जहाँ पर सुबह स्टूडेंट्स का हुजूम तेजी से हरकत करता नजर आया करता था। अमरहा एकदम से सबको मिस करने लगी थी, जिन्हें वो जानती थी और जिन्हें कतन नहीं जानती थी, सबको। इतने हजारों स्टूडेंट्स की जमे गफीर को उसे नहीं मालूम था कि वो इस माहौल से इतनी वाबस्ता हो चुकी है कि इस माहौल के बदल जाने से ऐसे उदास हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड रोड को ऐसे खाली खाली देखकर उसे हौल पड़ते। वो इतनी जज्बाती है, उसे अब मालूम हो रहा था। यूनी बंद होते ही स्टूडेंट्स बाजारों की तरफ भागे, ढेरों ढेर खरीदारी करते। उसके स्टोर में सुपर सेल की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। अब एक पूरा महीना वो दिन रात काम कर सकती थी। उनकी फी घंटा उजरत भी बढ़ा दी गई थी। वो इतने दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए काफ़ी पॉइंट्स कमा सकते थे और अमरहा ये पॉइंट्स कमाना चाहती थी। शर्ली दाइम वगैरह का ग्रुप यूरोप की सयाहत के लिए जा रहा था और आलियान भी। उसे हैरत थी कि वो दूसरे मुल्कों में इतनी आसानी से घूमने फिरने के लिए कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान में तो लोग ऐसे दूसरे शहरों में नहीं जाते। दाइम ने उसे भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। उसे एक एक पॉइंट जमा करना था। तुम गलत समझ रही हो, इतने पैसे नहीं लगते जितने तुम समझ रही हो। हम ट्रेन या बस से जाएंगे। हमने खास डिस्काउंट पास लिए हैं जिनसे हमारे बहुत कम पैसे खर्च होंगे। हम किसी लग्जरी होटल में नहीं रहेंगे, बल्कि हॉस्टल्स में रहेंगे या बहुत कम कीमत वाले होटल्स में। शर्ली ने उसे मनाना चाहा। मैं फिर भी नहीं जा सकती, मुझे एक एक पॉइंट बचाना है। ठीक है, तुम्हारा फैसला भी माकूल है। हम पहले स्वीडन जाएंगे, फिर फ्रांस। क्या कोई ऐसे जूते हैं जो पैरों को इतना आराम दें कि लगे ही ना कि हम उन्हें पहनकर 8-10 मील चलते रहेंगे। जाने से पहले रात को आलियान उसके स्टोर आया। मैं बिल बनाती हूँ, जूते नहीं। जूतों की दुकान में काम तो करती हूँ ना।
मैं सेल्स मैन नहीं हूँ, तुम सेल्स मैन के पास जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने सुबह से अब कम से कम 10 कप कड़वी कॉफ़ी के पिए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कॉफ़ी कड़वी ही होती है। काउंटर पर रखे कंप्यूटर के साथ वो मसरूफ़ थी और ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे इतने बड़े स्टोर का काम वो अकेली ही करती है। कॉफ़ी उस वक्त कड़वी होती है जब वो ज़बान को भी कड़वा कर दे। शायद तुम सयाहत करके वापस आओ तो ऐसी कमकली की बातें करना छोड़ दो। सुना है दूसरी सरजमीनों को पानी पीने से और फिजा में सांस लेने से बहुत सी दिमागी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लगता है तुम पर काम का बहुत बोझ है अमरहा, उसने अंदाज को अफसरदा बनाया। मैं मजबूत असाब की मालिक हूँ, अमरहा ने अंदाज को मजबूत बनाया। लेकिन तुम्हारी शक्ल कुछ और ही कह रही है। अगर तुम कहो तो मैं स्वीडन चला जाता हूँ, फ्रांस नहीं। बल्कि अगर तुम कहो तो मैं जाता ही नहीं। मेरा ख्याल है मेरे जाने से पहले ही तुम मुझे बहुत मिस करने लगी हो। मुझे इंतजार रहेगा ये देखने के लिए स्वीडन फ्रांस की हवाओं ने तुम पर से पागलपन के असरात कुछ कम किए या और बढ़ा दिए। तुम्हें मेरा इंतजार नहीं रहेगा? उसने चंद कदम आगे बढ़ाकर जूतों के रैक की तरफ देखते हुए खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए पूछा। अमरहा खामोशी से अपना काम करती रही। लो मैं जा रहा हूँ, उसने कहा तो, लेकिन वो जाने के लिए अपनी जगह से हिला नहीं। मिलर, उसने एक सेल्समैन को मुतवज्जा किया। इन्हें ऐसे जूते चाहिए जिन्हें पहन करके उड़ सकें, प्लीज इनकी मदद कर दें। आलियान ने चौंक कर अमरहा की तरफ देखा। वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। ये जूतों की दुकान है, बैक टू द फ्यूचर फिल्म का सेट नहीं। यहाँ कुछ उड़ने शुड़ने वाले नहीं मिलता। मिलर पर काम का काफी बोझ लगता था। तुम्हारे सेल्समैन ने भी कड़वी कॉफी पी है और 10 कप से ज्यादा पी है। मुंह बसोरता आलियान चला गया। 5 मिनट बाद वो फिर से उसके पास मौजूद था। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, तुम मुझसे उधार ले सकती हो और उनकी वापसी की कोई जल्दी नहीं। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम हिसाब ठीक कर लेंगे। अमरहा ने अपने सर पर ऐसे हाथ रख लिया जैसे कह रही हो कि खुदा के लिए जाओ, मेरा मगज ना खाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऑफर मौजूद है। तुम मुझे फोन करके बता सकती हो। हमें सुबह निकलना है। तुम हमारे निकलने से 1 मिनट पहले भी बता सकती हो। ठीक है, मेरा इरादा हुआ तो मैं 1 मिनट पहले फोन कर दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। 10-12 जूते सिर्फ देखकर आध पौन घंटा मजीद स्टोर में गुजार कर वो चला गया। अमरहा की आंखें नम हो गईं। वेरा और एन ऑन भी जा चुकी थी। जितने उसके दोस्त थे और जिन जिन से उसकी हेलो हाई थी, सब बारी बारी जा चुके थे। वो भी जाना चाहती थी, बल्कि वही तो जाना चाहती थी। वो जिसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कभी पाकिस्तान के चंद शहरों के अलावा कहीं और घूम फिर सकेगी, उसको तो जाना चाहिए था। वेरा, एन ऑन और ऐसे ही दूसरे लोग कितने कितने मुल्क घूम फिर चुके थे। ये लोग सारा साल काम करते और इन दिनों में सियाहत के लिए निकल खड़े होते। उसने भी काम करके पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन वो पैसे वो दाइम को वापस करने के लिए जमा कर रही थी। अगर बाबा की दुकान में आग न लगती और उसने अपने पैसे दादा को ना दे दिए होते तो वो भी वेरा के साथ निकल चुकी होती। उसकी आंखें नम थीं, इसलिए क्योंकि जिंदगी शायद उसे चंद मौके दे देगी दूसरे मुल्कों की सियाहत के, लेकिन वो उसे ये सब दोस्त शायद नहीं दे सकेगी। खैर, दिल को मजबूत करते वो ओवर टाइम करती रही और हफ्ते में 1 बार यूनिवर्सिटी तक पैदल चलती जरूर जाती। खुशाइन बात यह थी कि 13 जनवरी से सब पहले जैसे होने वाला था। यूनी खुलते ही एग्जाम शुरू थे, इसलिए सब न्यू ईयर के बाद आना शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट्स को कभी यह खबर नहीं हो सकती थी कि लाहौर की रहने वाली दादा की गोद में घंटों से रखकर रोने वाली इन सबको कितना याद कर रही है। वो यूनिवर्सिटी पर गिरने वाली बर्फ को घूरती है और मुस्कुराने की सही करती है। वो ओल्ड कैंपस की यूनिवर्सिटी आर्ट के पास आकर खड़ी हो जाती है और आती जाती ट्रैफिक को देखती है। उसके मुंह से भाप निकलती है और आंखें गीली गीली सी हो जाती हैं। वो दादा को मैनचेस्टर में फैली बर्फ दिखाती है, मुस्कुराने की कोशिश करती है, इनसे बातों में दिल बहलाती है। तुम चली जाती मेरी बच्ची, जितने पैसे तुम्हारे पास थे, पैसे तो आ जाएंगे, वक्त नहीं आएगा। मैं अगले साल चली जाऊंगी, अगले साल तक तो मैं यही हूं ना, उसे दादा से कहा और खुद को भी तसल्ली दी। जिंदगी ने जितने झूले अपनी बाहों में थाम रखे हैं वो सब वक्त के इशारे से चलते हैं। इनमें झूलने के लिए वक्त के इशारे का इंतजार करना ही पड़ता है। और कहा जाता है कि क्या प्यारी चीज है क्रिसमस कैंडल, नहीं करती शोरो गोगा, लेकिन नरमी से खुद को निछावर करती है, बेगर्जी से ये खत्म होती चली जाती है। और ये भी तो कहा जाता है कि जब क्रिसमस आता है तो घर की याद सताती है,
حتیٰ کہ آپ گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ سارا مانچسٹر اور سارا برطانیہ اور سارے کا سارا یورپ کرسمس فلو کا شکار ہو چکا تھا۔ کوئی چھینکتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، لیکن مسکراتا ہوا نظر آتا تھا۔ سٹی سینٹر کرسمس مارکیٹ میں اونچے ستون پر بہت بڑے سے سانتا کلوز کو بٹھا دیا گیا تھا، جو ملین پاؤنڈ مسکراہٹ سب پر نچھاور کرتا تھا۔ کرسمس کے بڑے میلوں میں شمار ہونے والا میلہ 200 سے زیادہ سٹالز کے ساتھ سٹی سینٹر میں سج چکا تھا، جہاں راتیں جگمگ کرتی تھیں اور دن کلکاریاں بھرتے تھے، جہاں رکھی سیل کی چیزیں گدگدی کرتی تھیں کہ آخر مجھے اٹھا کر اپنی نرم گرم گھروں میں کیوں نہیں لے جاتے، زیادہ مہنگی تو نہیں ہیں ہم۔ کام کی زیادتی نے اسے تھکا ڈالا تھا، بل بناتے بناتے اس کی انگلیاں ٹوٹنے جیسی ہو جاتی تھیں۔ برگر کو کافی کے ساتھ بمشکل اندر کرتی تھی، گھر جا کر چند گھنٹے سوتی اور پھر سے کام پر آ جاتی۔ دادا سے بات ناممکن ہو گئی تھی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو تم؟ دادا سے کافی دنوں بعد بات ہوئی تو وہ اداس ہو گئے۔ ٹھہرو، تمہارے باپ کو دکھاتا ہوں تمہاری یہ حالت۔ بتاؤ اسے تم کتنے گھنٹے روز کام کرتی ہو؟ جتنے پیسے تم وہاں اتنی محنت کر کے کما رہی ہو، اس سے زیادہ پیسے یہ لوگ اپنی فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں۔ 2 کام والیاں آتی ہیں گھر۔ تمہاری ماں سے کہا کہ ایک کو فارغ کر دو، پیسے بچاؤ، لیکن نہیں سنا۔ ایک گھر کے کام ہی کتنے ہوتے ہیں امرہا؟ جہاں تم رہتی ہو وہاں بھی تو لوگ کام والیوں کے بغیر رہتے ہی ہیں، اور دیکھو کتنے کامیاب ترقی یافتہ ہیں۔ ہم سے تو بحثیت قوم آگے ہی ہیں۔ وہ خاموشی سے دادا کو سنتی رہی، کیا کہتی۔ اگلے دن بابا کا فون آ گیا۔ چھوڑ دو جاب، میں جیسے تیسے کر کے تمہیں پیسے بھیج دوں گا، اب حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ نہیں بابا، مجھے عادت نہیں ہے، اس لیے تھک جاتی ہوں، جب عادت ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں کوئی خاندان نہیں پالنا کہ تم 1 روپے کے لیے ایسے پریشان ہو۔ مجھے خود کو پالنا ہے بابا، مجھے خود کو مضبوط کرنا ہے۔ میں اب تک مضبوط نہیں ہو سکی تو اس میں میرا قصور ہے، آپ کا ہے، ہمارے نظام کا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میرے جیسی بہت سی لڑکیاں مجھ سے زیادہ سخت کام کر رہی ہیں، میری تو جاب بھی بہت آسان ہے۔ آپ حماد، علی اور دانیہ کی طرف توجہ دیں۔ میرا دل چاہتا ہے دوسروں کی طرح وہ بھی زندگی میں آگے بڑھیں، محنت کریں اور کامیاب ہوں۔ پاپا نے اس کے اکاؤنٹ میں تھوڑے پیسے ٹرانسفر کروا دیے جنہیں اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ زندگی میں ملنے والے اسی آرام و آسائش نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ ریڈی میڈ کھانا کھانے کو ملتا رہے تو خود کھانا پکانے کی زحمت کوئی بھی نہیں کرتا۔ ایک بار وہ ڈیرک کے ساتھ ڈریمزن گئی تھی، ان دونوں کی بنائی ڈاکیومنٹری کو لے کر ان کی ایک نمائندے سے ملاقات طے تھی۔ ملاقات کے بعد جب نمائندہ چلا گیا اور بل آیا تو ڈیرک نے ویٹر سے کہا کہ وہ اس بل کو آفس میں بھجوا دے۔ بل کے نیچے ڈیرک نے سائن کر دیے تھے۔ کس کے آفس؟ ڈیرک ہنسنے لگا، میرے پاپا کے آفس۔ قبل اتنی دور ان کے آفس جائے گا، تھوڑے سے پیسے ہیں، میں پے کر دیتی ہوں۔ میرے پاپا کا آفس یہیں اسی ریسٹورنٹ میں ہے، وہ ڈریمزن کے تیسرے حصے دار ہیں۔ تمہارے پاپا یہاں کے تیسرے حصے دار ہیں تو ویٹر تمہیں بل کیوں دیتا ہے؟ انفیکٹ مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ میں یہاں نہ آیا کروں۔ میں یہاں تب آتا ہوں جب بالکل خالی جیب ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار زیادہ نہیں، بل پر میں سائن کر دیتا ہوں، اور جب میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں یہاں آ کر پے کر جاتا ہوں۔ اتنی سی رعایت مجھے مل جاتی ہے۔ تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے پاپا کا ریسٹورنٹ ہے، پھر بھی تمہارے ساتھ یہ سب؟ میرے فادر امریکہ سے یہاں کام کے لیے آئے تھے۔ 10 سال تک انہوں نے گاڑیوں کی ایک فیکٹری کی مشینوں کی صفائی کا کام کیا ہے۔ ان کے جسم سے مستقل کیمیکل کی بو آنے لگی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان 10 سالوں میں انہوں نے اپنی سگریٹ پینے کی خواہش کو دبائے رکھا، اور ایک سگریٹ کی ڈبیا جب انہیں تحفے میں ملی تو انہوں نے اسے جلا دیا کہ اگر انہوں نے وہ ڈبی پی لی تو 10 سالوں میں کمائے گئے سارے پاؤنڈز دھوئے کی نظر ہو جائیں گے۔ جس کے فادر کا ایسا ماضی رہا ہو، اس کے بیٹے پر یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ مانچسٹر جیسی بڑی یونی میں پڑھے بھی اور باپ کی کمائی پر ایسے عیش بھی کرے۔ اسکول کی چھٹیوں میں میں نے اسی ریسٹورنٹ میں کام کیا ہے۔ ایک بار میں نے غصے میں اسٹاف کے ایک ورکر کو دھکا دے دیا تھا، مجھے اسی وقت جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ اب میں ڈاکیومنٹریز بنا کر اپنا خرچ نکالتا ہوں۔ آخر والدین اپنی اولاد کے لیے ہی کماتے ہیں۔ ہاں، تو میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، بس بہت کھا لی ان کی کمائی۔ اگر سارے والدین صرف اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو انسانیت کا کون سوچے گا؟ انسانیت کا 1001 اور سوال امرہ کے ذہن میں اس بات کو سن کر بننے لگے تھے۔ ہاں، اگر 2 لوگ ساری زندگی کما کر صرف اپنی اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو کل انسانیت کے بارے میں کون سوچے گا؟ ہمیں اپنی زندگی کے دائرے میں اتنے محدود نہیں کر لینے چاہیے کہ ہماری ساری زندگی کا حاصل صرف چند افراد کو ہی فائدہ دے۔
अमरा डायरेक्ट के इस जवाब को अच्छी तरह से समझ चुकी थी, इसीलिए अगला सवाल नहीं कर सकी। वो लाजवाब हो चुकी थी। क्रिसमस से एक दिन पहले वो साधना के साथ क्रिसमस मार्केट आई और दोनों ने लेडी महर की बताई ढेर खरीदारी की। उन्होंने अपने सब बच्चों के लिए तोहफे मंगवाए थे। नए साल के पहले हफ्ते में मॉर्गन की शादी भी थी। कुछ इस सिलसिले की खरीदारी भी की। साधना को घर छोड़कर वो अपनी यूनी आ गई और आकर ओल्ड कैंपस के आर्क के नीचे खड़ी हो गई। मौसम के तेवर सुबह से ही बदल रहे थे। तेज हवा चल रही थी और बीबीसी न्यूज़ ने बर्फबारी की खबर दी थी। वो मेहराब की दीवार के साथ टिक कर खिड़ी धुंधले आसमान को देख रही थी। धुंध बढ़ती ही जा रही थी और कुछ दूर आगे की चीजें नजर नहीं आ रही थी। उसे ये सब अच्छा लग रहा था। उसे बर्फबारी का इंतजार था। उसके पास 1 घंटा था, फिर उसे वापस अपनी जॉब पर जाना था। वो अपनी यूनिट के आगे बर्फबारी को होते देखना चाहती थी। हवा और तेज हो गई, धुंध और बढ़ने लगी। रूही के गाले माँ के प्यार की तरह नरमी से जमीन पर बरसने लगे। हवा और तेज हो गई। अमरहा ने अपने सुर्ख दस्तानों वाले हाथों को फैला लिया। बर्फबारी बिलाशुबा वो मंजर है जो पहली बार देखने वालों को मस्ताना सा कर देता है। सफेद फूल बर्फ बने अमरहा से शरारतें करने लगे। दोनों में दोस्ती हो रही थी। दूर धुंध में उसने देखा कि कोई आ रहा है। वो आलियान था। वो करीब आया और दूर होता चला गया। वो आलियान नहीं था। बर्फीले रेशों को समेटते अपने सुर्ख दस्तानों पर उतारते वो जहां की तहां खड़ी रह गई। उसे आलियान आता और जाता क्यों नजर आया था? गर्म कोट के अंदर उसके वजूद ने सहमकर झुरझुरी ली। धुंध को चीरता फिर कोई आ रहा था, ऑक्सफोर्ड रोड को भागकर पार करता हुआ, यूनी की तरफ बढ़ता हुआ। अमरहा मेहराब की दीवार के साथ सिमट सी गई। बर्फबारी में तेजी आ गई थी। उसके सुर्ख दस्ताने नम हो रहे थे। बर्फ की फुवार को देखते उसकी आंखें नहीं थक रही थी। और ये कौन उसकी तरफ आ रहा था? उसके हाथ में नीले पीले सफेद फूल थे। फूल बहुत ज्यादा थे। उन पर बर्फ गिरकर जम रही थी। वो बार बार उन्हें झाड़ रहा था। उसने गर्दन को खम देकर अमरहा को देखा और अब्रू अचकाकर मुस्कुराया। तेज हवा का झोंका आया और शबीह को उड़ाकर ले गया। अमरहा ने सहम कर आसपास देखा। ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। इक्का दुक्का लोग बैठे बस और अमरहा ने वहां से तेज तेज पैदल चलना शुरू कर दिया। इसका दिल खौफ से सहम रहा था। वो और तेज चलने लगी और फिर वो भागने लगी, ऑक्सफोर्ड रोड पर यूनी को अपने पीछे छोड़ते। खौफ उसके वजूद में सरायत कर रहा था। आलियान उसके दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह था। वो सामने से उसकी तरफ आ रहा था। वो पीछे से उसे पुकार रहा था। ये सब क्या था? ये सब ठीक नहीं था। उसे अपने ताकों में आलियान नहीं चाहिए था। बर्फ पर भागते भागते वो फिसलकर गिर गई। ये आलियान कौन था जिसने उसे गिरा दिया था? ठंडी नाक से दर्द की लहर फूटी। उठकर उसने अपने कपड़े झाड़े। गर्दन से लिपटे मफलर को खोलकर उसने अच्छी तरह झाड़ा और गर्दन की गिर्द लपेट लिया। बर्फ उसके वजूद में उतरती इसे ठंडा कर रही थी और उसे तकलीफ हो रही थी। सफेदे के माहौल में सुरमई कोट और सुर्ख मफलर में वो खिजा में खिली इस कली की मानंद थी जो बेवक्त खुलने पर आबदीदा हो जाती है। यूनी को अपने पीछे छोड़ते वो आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी। रूही के गाले अभी भी गिर रहे थे। उसके खुले बालों में अटक रहे थे। वो बर्फबारी को देखने आई थी, लेकिन उसने ये कैसी बर्फबारी देखी थी जिसने उसके अंदर की बहारों को खत्म कर डाला था। सारा सब्जा सफेदे में बदलता जा रहा था और खिजा कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो बहार को निगल ले तो मौत होती है। और मशरकी लड़कियों के लिए ये मौत जल्द नाजिल होती है। वो बर्फ से अटी जमीन पर चल रही है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जमीन में धंस रही है? दिल एहसासात का अखाड़ा है और दिमाग इस अखाड़े का शेर। ये शेर धारता है तो दिल जल कर बुझ कर ठंडा होकर बैठ जाता है। मशरिक के अखाड़ों में ये शेर नगर नगर पाया जाता है। मशरिक सन्यासी भी है और सामरी भी। मशरिक में परीत भी है और पाताल भी, संगे पारस भी, संगे राह भी, जोत भी, झोंक दीप भी। यहाँ जोग भी है और जोगन भी। ऐसी जरखेज धरती के बासियों पर मौत क्यों नाजिल न हुआ करे? कहा जाता है कि शादी एक ऐसा मुकद्दस फरीजा है जिसकी अदाई के दौरान आप फरिश्तों से अब्दी मोहब्बत की दुआओं के तहाइफ वसूल पाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि शादी खुशनसीब लोग करते हैं। कुछ ये भी कि कायनात में हकीकी जश्न का लम्हा दो दिलों के मुकद्दस मिलन का लम्हा होता है और जायज होने की बड़ी अहमियत है और इजाजत नामे का बुलंद रुतबा है। बुलंद, बहुत बुलंद।
اور پاک کتابیں حکایتیں بتاتی ہیں کہ کائنات کی اشرف المخلوقات کی اولین شادی عرش خدا پر انجام پائی اور بعد ازاں ہونے والی ہر شادی عرش خدا پر انجام پائی شادی کا ہی رتبہ پاتی ہے۔ نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت، نکاح دو دلوں کی فضیلت۔ اور داستانیں یہ بھی کہتی ہیں کہ تبت کے برفیلے پہاڑوں میں روپوش ایک مشک بار پری اپنی بہترین پوشاک میں طویل مسافت طے کرتی، اس مشک بندھن میں بندھنے والے پر مشک بید کی خوشبودار پھول برسا کر جاتی ہے۔ جاتے جاتے وہ تحفے کے طور پر دلہا دلہن کی مسکراہٹیں اپنی مٹھی میں قید کر کے لے جاتی ہے، اور شادی عہد قدیم کا وہ عہد نامہ بھی ہے جس کا درد عہد جدید میں بھی عزت و احترام اور محبت سے کیا جاتا ہے۔ مورگن کرسمس کی رات کو آ چکی تھی۔ ماما مہر نے اس کی شادی کے لیے ٹھیک ٹھاک تیاریاں کی تھیں۔ کیمبرج میں مورگن نے شادی کے بعد رہنے کے لیے جوش کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گھر لیا تھا، جس کی سجاوٹ کے لیے ماما مہر نے پیسے مورگن اور جوش کو دیے، جو دونوں نے بہت مشکل سے قبول کیے۔ مورگن نے شادی کے لباس، زیورات، شادی کے دن اور آفٹر پارٹی کے سب انتظامات ماما مہر کی پسند سے کیے تھے، حتیٰ کہ اس نے شادی کی انگوٹھی بھی ماما مہر کی پسند کی لی تھی۔ ماما مہر کے سامنے ان کی میں ختم ہو جاتی تھی، اور ماما مہر بھی ان کی آنکھوں میں پڑھ لیتی تھی کہ ان کے بچے کیا چاہتے ہیں۔ یہ ماں اور اولاد کا وہ رشتہ تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اپنی شادی کی تیاری سے زیادہ مورگن کو ماما مہر کے کام کرنے میں دلچسپی تھی۔ پارلر جانے سے زیادہ اسے یہ فکر تھی کہ ماما مہر نے میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ جوش فون کرتا رہتا تھا اور وہ اسے چند سیکنڈ بات کر کے ڈانٹ دیا کرتی تھی، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، ماما کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ کیمبرج کی ہزاروں داستانیں وہ ماما کو سنایا کرتی اور دونوں کے کہکہوں سے شٹل کاک گونجا کرتا۔ مورگن نے سادنا اور امرہا کو برائڈس میڈز بننے کے لیے کہا۔ امرہا، جس نے پاکستان میں اپنی نحوست کی داستانوں کی وجہ سے شادی میں شرکت نہیں کی تھی، وہ مورگن کی شادی کے لیے اتنی پرجوش تھی جیسے اس کی اپنی شادی ہو۔ لیڈی مہر نے شہبالیوں کے لیے سنہری رنگ کو پسند کیا تھا۔ سادنا کی سنہری ساڑی بنوا دی گئی تھی۔ شارلٹ اور مورگن کی چند سہیلیاں جن کی آمد متوقع تھی، اور امرہا کے لیے انگریزی طرز کی ٹخنوں تک لمبی فراکیں۔ فراک کا اوپری حصہ قدرے چست تھا جو نیچے آتے آتے لہریں بناتا گھیردار ہوتا چلا جاتا تھا۔ ذرا سی حرکت سے ان لہروں میں تلاطم پیدا ہو جاتا جو بہت بھلا لگتا تھا۔ سنہرے موتیوں سے فراک کی پشت کو سجایا گیا تھا اور لہروں میں اسے ٹانگا گیا تھا کہ جنبش پر وہ لہروں کے ساتھ جھلمل کرتے گپ چپ ہونے لگتے تھے۔ امرہا کے لیے دوپٹے کی جگہ سنہری سکارف نما کپڑا تھا جسے کندھوں کے پیچھے سے لا کر بائیں شانے پر آگے لہریں دے کر سنہری بروچ لگا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ کام فراک کے ڈیزائنر نے کیا تھا، اور کیا کمال کیا تھا کہ امرہا کے دوپٹے کے انداز پر حیران رہ گئی۔ دوپٹے کی کمی بھی پوری ہو گئی اور فیشن بھی ہو گیا۔ فراک بلا شبہ بہت مہنگی تھی اور امرہا سے 1 پاؤنڈ بھی نہیں لیا گیا تھا۔ لیڈی مہر کی لاڈلی بیٹی کی شادی تھی۔ باقی جن بچوں نے شادی کی تھی انہوں نے رجسٹر میرج کی تھی۔ یہ پہلی شادی تھی جو لیڈی مہر کی خواہش پر اتنے اہتمام سے ہو رہی تھی۔ اگر مورگن کے بس میں ہوتا تو شاید وہ 1 پاؤنڈ بھی اپنی شادی پر خرچ نہ کرتی۔ جب شادی کے حال میں دلہن کے کمرے میں ماما مہر نے مورگن کو دلہن بنے دیکھا تو وہ بے اختیار رونے لگی۔ وہ مورگن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہیں، اسے دعائیں دیتی رہیں، اس کی نظر اتارتی رہیں، اور مورگن اپنی گھیردار سفید پوشاک کو کارپٹ پہ پھیلائے ماما مہر کے قدموں میں بیٹھی ان کے آنسو اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے صاف کرتی رہی۔ اس سے زیادہ مقدس منظر اور کون سا ہو سکتا تھا بھلا؟ گلابی پھولوں کا دستہ پکڑے کونے میں کھڑی امرہا اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اپنی آئندہ زندگی میں وہ اس خاتون مہر سے زیادہ عظیم ہستی سے نہیں مل سکتی، نہ ہی وہ خود ان جیسی عظیم ہو سکتی ہے، جس نے ہر قوم و نسل کے بچوں سے والہانہ پیار کیا، انہیں پالا، انہیں اپنا بنایا، انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے نہ ہو کر بھی ان کے ہی ہیں۔ وہ ان کی حقیقی ماں بے شک نہیں ہیں، لیکن حقیقی ماں سے کسی صورت کم بھی نہیں ہے۔ یہ سب کرتے خاتون مہر نے بلا شبہ 2 رتبے پائے ہیں، ایک عظیم ماں ہونے کے اور ایک عظیم انسان ہونے کے۔ انہوں نے ان سب کے لیے خوشیوں کے سامان اکٹھے کیے، کامیابی کے بھی۔ ان کے لیے محبت کو کبھی تفریق نہیں کیا، وہ انہیں جمع کر کر کے دیتی رہیں،
उन्हें ज़र्ब हो होकर मिलती रही। कायनात में ये खसूसियत सिर्फ मोहब्बत ही अपने नाम रखती है। ये देने से और ज़्यादा मिलती है। ये पलट कर वापस ज़रूर आती है। खसारे में रह कर भी फ़ायदे में रहती है। मोहब्बत जब खुलूस दिल से इंसानियत के नाम पे की जाए तो वो आपको अजीम बना डालती है। अजमत की बुलंदियों तक ले जाने का बस मोहब्बत के अलावा किसी और जज्बे में नहीं। इस लम्हे में अमरहा ने ये सोचा था कि कुछ लोग हमारे अपने ना होकर भी हमें कितनी खुशी दे देते हैं, और कुछ जो हमारे अपने होते हैं वो कैसे हमें 8-8 आंसू रुलाते हैं। वो दादी और अम्मा के बारे में सोच रही थी, अपने खानदान वालों के बारे में, जिन्हें उस वक्त राहत मिला करती थी जब वो कर्ब में हुआ करती थी। उसकी शक्ल देखते ही उन्हें याद आ जाता था कि उसे कैसे कैसे तकलीफ दी जा सकती है। शहबालियाँ 3-3 की कतार में दुल्हन मॉर्गन के पीछे दाएं बाएं अपने अपने गुलदस्ते पकड़े खड़ी थीं। वो हॉल के कदादम दरवाजे के पास आकर खड़ी हो चुकी थी। दुल्हन घबरा रही थी और वो बार बार अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी। हॉल में सब उसकी आमद के मुंतजिर थे। दुल्हन का इंतजार किया जा रहा था। बरतानवी मुआशरे में जहाँ 1 मिनट इधर से उधर नहीं होने दिया जाता, सिर्फ एक दुल्हन को 10 मिनट ताखीर की इजाज़त है, लेकिन अंग्रेजी खून की हामिल दुल्हनें 10 मिनट की ताखीर भी गुनाह समझती हैं। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना की बहू कैट मिडलटन, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज ने 1 सेकंड की ताखीर भी नहीं की थी। पाकिस्तानी दुल्हनें और बाराती सुन लें, 1 सेकंड की ताखीर भी नहीं। और वक्त की पाबंदी वही कौमें करती हैं जिन्हें वक्त पर मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है, जो वक्त को हिंदुस्तान के कोहे नूर से ज्यादा कीमती समझती हैं। वो नहीं जिनकी कोई मंजिल होती है ना मकसद। वक्त आए या जाए उनकी बला से, और वो क्या जाने वक्त किस कोहिनूर का नाम है। और ये खुशकिस्मती भी सिर्फ औरत के नसीब में लिखी गई है कि दुल्हन बने उसे किसी शहजादी और मलका से कम नहीं समझा जाता। औरतों को अपनी कमाईगी के रोने रोने छोड़ देने चाहिए। वो माँ बनती हैं तो वो सब रिश्तों से अलग ऊंचे मुकाम पर खड़ी तस्वर कर ली जाती हैं। एक कम अकल भी समझ जाता है कि औरत माँ बन जाए तो फिर कोई और उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बुलंदो बाला छत और कदादम फूलों से सजी खिड़कियों से घिरे कदीम बरतानवी तर्ज तामीर के चर्च नुमा हॉल के सुर्ख कालीन पर सफेद रंग की सिंड्रेला फ्रॉकें पहने और सर पर गुलाबी रिबन बांधे 2 अंग्रेज बच्चियां अपने फूलों की टोकरियों में से फूलों की पत्तियां निकाल निकाल कर दुल्हन मॉर्गन के आगे चलते हुए फेंक रही थी। दुल्हन ने हॉल के खुले फाटक से अंदर कदम रखा। सबकी गर्दनें पीछे उसकी तरफ मुड़ी। ठीक उसी वक्त हॉल के अंदर पादरी से जरा हटकर बैठे 16 रुकनी वायलिन ग्रुप ने अपने साथ संभाले और नरमी से उन्हें छेड़ा। वो इस धुन को बजाने की तैयारी करने लगे जो फरिश्तों की दुआओं के साथ हम आहंग हो सके। ठीक उसी वक्त कोई तेजी से भागते काले सूट पर हल्के नीले रंग की टाई बांधते दुल्हन के पीछे 3 इधर और उधर कितार की सूरत चलने की तैयारी करती सहबालियों के पीछे आया। अमरहा दाएं तरफ शार्लेट के पीछे आखिर में थी। सुनहरे पानियों से निकली एक अमरहा, अरबी शहजादी के घोड़े से उतरा एक आलियान। वायलिन के धीमे सुर उसी वक्त दुल्हा दुल्हन से सजे हॉल में बिखरे। आलियान की आमद की ऐसी खुशी, क्या एंट्री थी आलियान की। वो सुर संगीत साथ लाया था। आहट पर अमरहा ने गर्दन मोड़ कर देखा। वो जल्दी जल्दी अपनी टाई को बांधने की कोशिश कर रहा था। शायद उसने जिंदगी में पहली बार सूट और टाई पहनी थी। टाई को ऐसे बांध रहा था जैसे गले में फंदे को फिट कर रहा हो। उसे तो 1 हफ्ते बाद आना था। वो 1 हफ्ता पहले कैसे आ गया था। अमरहा के पीछे चलते वो अपनी टाई के साथ मसरूफ था। शायद उसे भी खुद को हर सूरत दुल्हा की तरह खूबसूरत दिखाना था। उसके बाल सलीके से जमे थे। कहा जाता है कि शादी के दिन कोई मर्द और कोई औरत दुल्हा दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत नहीं लग सकते, और मेरा ये कहना है कि अगर कोई लड़का लड़की दुल्हा दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत लगने की कोशिश करते हैं तो उनके मामले में शदीद गड़बड़ होती है। उसकी शादी नहीं भी होती और वो अपनी शादी जैसा खुश होता है। हंसने की बात नहीं भी होती और वो हंस रहा होता है। शदीद गड़बड़ का मामला होता है बिलाशुबा। मुझे बताया जाए कि दुल्हन कौन है, क्या सिर्फ सफेद लिबास वाली? अमरहा के ऐन पीछे चलते मोतियों से गुंदे बालों से जरा करीब होकर सरगोशी में पूछा। अमरहा ने उसकी बात पर तवज्जो दी और वह सफेद फूलों से सजे हॉल को देख रही थी और बेहद ऊंची छत से झूलते कई मीटर चौड़े और लंबे फानूस को, जिसकी रोशनी ने सारे हॉल को बकाए नूर बना डाला था। वायलिन थे, कुमकुमे थे, फूल थे, कहकहे थे, दुल्हा दुल्हन थे, आलियान और अमरहा थे। और इस तकरीब को क्या चाहिए था? लेडी महर के सब बच्चे अपने अपने बच्चों, बीवियों और कुछ दूसरे दोस्तों के साथ मौजूद थे। बाकी जोश के घर वाले, रिश्तेदार और दोस्त थे।
काफी ज्यादा लोग थे। सब दो इतराफ नशिस्तों पर विराजमान थे। अमरहा के पीछे से घूमकर मामा महर के हाथों को चूमकर आलियान जल्दी से जाकर दूल्हा के पास खड़ा हो गया। उसने जोश से हाथ मिलाया, अपना तारुफ करवाया और जोश की शहबाला के साथ जाकर खड़ा हो गया। दुल्हन पादरी के सामने और दूल्हा के सामने आकर खड़ी हो गई। सब खड़े हो गए। ताज़ीम में फिर शादी की रस्म शुरू हो गई। इजाज़तनामा दिया जाने लगा। इजाज़तनामा दोहराया जाने लगा। शहबाली दुल्हन से पीछे हटकर कितार में खड़ी हो गई। वो सब दूल्हा और दुल्हन को देख रही थी। अमरहा वाजिद आज बहुत खुश थी। ये पहली तकरीब थी जिसमें वो रोए बिना शरीक थी, डरे बिना। उसे कोने में झीम कर बैठने की जल्दी थी ना जरूरत। उसके लिए वक्त बदल चुका था। वो फूलों को थामे, गर्दन उठाए, मुस्कुराहट सजाए खूबसूरत लग सकती थी, खुश हो सकती थी। वो खूबसूरत लग रही थी। खुश तो वो बिलाशुबा बहुत थी। मुश्क बार परी आ चुकी थी और मुश्क बेद पर बरसा रही थी। शायद वो थोड़ी सी और मेहरबान हो गई हो और उसे दुल्हन की तरह ही खूबसूरत लगने वाली अमरहा पर भी कुछ मुश्क बेद बरसाए हों। अगर उसने काम नहीं किया तो ये काम आलियान कर रहा था। उसकी भूरी आंखें सुनहरी होती जा रही थीं। अमरहा उसे जरा फासले पर सामने खड़ी थी। अमरहा को नहीं मालूम था कि वो दुल्हा के पीछे कहीं खड़ा है। ना ही उसने मालूम करना चाहा और आलियान को ये मालूम नहीं था कि उसके अलावा भी कोई हॉल में मौजूद है। दूल्हा दुल्हन अच्छा और दूसरे लोग क्या वाकई ये हॉल में मौजूद हैं? ऐसा होगा मेरा नहीं ख्याल। कदीम और पुरशिकवा चर्च नुमा कई सौ गुलदस्तों से सजे वसी हॉल की जगमग करते फानूस के ऐन नीचे बिछे सुर्ख कालीन पर खड़ा ग्रांड पर्निया के सर की तरफ झुक रहा था। इस बार वो ग्लोक्सिनिया को इस तरह नफासत से गुंदे सुनहरी मोती जड़े बालों में लगा रहा था। फिर उसने पर्निया के हाथों को थाम लिया और दुल्हन की तरफ देखने का इशारा किया। तुम मेरे लिए हमेशा इस पहले दिन की दुल्हन की तरह खूबसूरत और खास होगी। इस बार तुम्हें इस अहदनामे को सबके सामने दोहराना होगा, पर्निया ने अदा से कहा। मैं आलियान के साथ इस अहदनामे को दोहराने के लिए तैयार हूँ। मैं अमरहा की तरह इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। पर्निया ने बालों में लगे ग्लोक्सिनिया को मोहब्बत से छूकर कहा। साथ ही वो मुस्कुराई। वो मुस्कुरा सकती थी। उसके हाथ ग्रांट ने थाम रखे थे। आलियान मुस्कुराया। वो मुस्कुरा सकता था। उसकी आंखों ने सुनहरे रंग को थाम रखा था। गुलाबी फूलों के गुलदस्ते में मुस्कुराहट अटकी थी। झिलमिल करती मोती जड़ी लहरों में उसका दिल गुपचुप हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भाग कर जाए और वायलन को अपनी ठोड़ी तले लेकर धुना धन कर डाले या छत के साथ झूलते फानूस के साथ झूल जाए और ऐलान करता फिरे, या कई सौ फूलों के गुलदस्तों को अपनी बाहों में भरकर सुनहरी पोशाक के कदमों तले ढेर कर दे। और ये भी कम था। ये सब भी कम था। सब कम ही होता है, सब कम ही लगता है। मोहब्बत इस उरूज का जज्बा है कि सब अदायगियां तोला माशा ही लगती हैं।